Okay. So, ladies and gentlemen, just 2-3 minutes ताकि आपको पहले से पता हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे और उनको आइडिया ही नहीं होता कि शायद दोस्त ने कहा कि ये कर लो तो बस हम कर लेते हैं। तो हम वो नहीं चाहते कि दोस्त ने कहा, वालिद ने कहा, मामू ने कहा, चचा ने कहा, नहीं, ये आपने कहा, क्योंकि प्रोफेशन आपका है और आपने इसके साथ अपनी सारी लाइफ गुजारनी है। तो इसलिए सीसीएनए के बारे में वेरी ब्रीफली आपको बताता चलूं कि सीसीएनए एक सिस्को का कोर्स है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का कोर्स है, जो कि 3 कोर्सेज पे मुश्तमिल है, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 जो आप लोगों ने लिया है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। बाज लोगों का ख्याल है कि शायद ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बेसिकली फंडामेंटल्स है, और अगर आपको किसी भी आइटम का फंडामेंटल के साथ आपका तल्लक ना हो तो आप उसको नहीं सीख सकते। तो इसलिए फंडामेंटल्स को करना जरूरी होता है। इसके बाद आप लोग चले जाएंगे स्विचिंग। लेकिन आपकी मर्जी है, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको पुश करेंगे कि ये कोर्स जरूर करो। आपको आपको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि स्टिल देयर इज अ टाइम आपके पास है कि अगर आपको, 1 मिनट जी, ओके, तो अगर आप लोगों को कोई चीज अच्छी लगती है, समझते हो कि मैंने अपना प्रोफेशन बनाना है, तो जरूर करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये जगह मेरे माइंडसेट के मुताबिक नहीं है, मेरी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें पूरी जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। ठीक है। तो इसलिए सेकंड कोर्स जो है उसका नाम है स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। ब्रीफली इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। और तीसरे कोर्स का नाम है इंटरप्राइज नेटवर्किंग। इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। तो ये जब 3 कोर्सेज आप पढ़ लेते हैं, और हर कोर्स का आपको अलग, अगर मैं फिर क्लियर कर दूं, बड़ी क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, मतलब ये ना समझा जाए कि रजिस्ट्रेशन किए तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। सर्टिफिकेट, आप लोग ये भी पूछते हैं सर्टिफिकेट कौन देगा, तो हम आपको बार बार बताते हैं कि सर्टिफिकेट जो है सिस्को देगा। और सिस्को क्यों देगा? वो उस वक्त देगा जब आपने उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगी। अब रिक्वायरमेंट में ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जी कोई आपने वर्जिश करनी है, सुबह सुबह उठ के कोई मॉर्निंग वॉक करनी है तो इस वजह से आपको मिलेगा। नहीं, आंसर ये है कि आपको उस वक्त मिलेगा जब आप लोग, इधर आ जाए आगे फ्रंट में, एक चेयर इधर से एक बच्चा ले ले, एक चेयर खाली पड़ी है, एक आगे कर लें। ओके। तो अभी मैं आपको चंद मिनट के बाद बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे आईटीएन के कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने पूरी करनी है ताकि आपको आईटीएन का सर्टिफिकेट मिल सके। इसका मतलब है कि अगर इस क्लास में लटके रहे 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं आएंगे, उनके आएंगे जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी की होगी। इसलिए लाजमी तौर पे कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे बाकी आपके दोस्त आज सैटरडे है तो घर पे सोए होंगे, लेकिन आप जल्दी उठे, नाश्ता किया और यहाँ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई एफर्ट डालते हैं तो उसका कोई फ्रूट होता है। तो लाजमी तौर पे ये भी एक किस्म का एफर्ट है जो आपके एग्जाम्स के तौर में देंगे, और उसके मुताबिक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो पहले कोर्स नंबर 1 के ये कंटेंट्स हैं, यानी ये चैप्टर्स हैं। 1 बाय 1 हम इन सब पे इंशाल्लाह गुजरेंगे। उसके बाद आप में से जो लोग चाहेंगे कि जी वो नंबर 2 में जाना चाहते हैं, तो वो कोर्स नंबर 2 पे चले जाएंगे, और ये है कोर्स नंबर 2, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल। और ये है आपका कोर्स नंबर 3, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा है इंटरप्राइज नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। क्लियर एवरीवन? हमने मैंने इससे पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में आप मोस्टली फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, जो कि आपको अगले तमाम कोर्सेज में काम आएगा। इसका मतलब ये बेकार नहीं है। ठीक हो गया?
स्विचिंग राउटिंग में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि जूही दरवाजे के पास हम अंदर आए हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा है और इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। तो लाजमी तौर पे स्विच को किसी ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो कि आप लोगों को इंटरनेट उसके जरिए मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब ये स्विच आया मार्केट से खरीदा गया तो इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, इसको कॉन्फ़िगर करके इसको इस काबिल बनाया गया कि ये काम कर सके। तो इसके मुताबिक हम स्विचिंग से स्टार्ट करेंगे, स्विचिंग के बाद हम चले जाएंगे राउटिंग पे ब्रीफली, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे विच इज वायरलेस। देखिए आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको किसी को तार दी गई है नहीं, लेकिन आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, इसका मतलब कि और ये नेटवर्क आपको हर जगह नजर आता है, चाहे आप किसी अपने घर पे हो, चाहे आप इवन बीआरटी में हो, इवन अगर आप ऑफिस में हो, यानी जहां भी आप हैं आपको वायरलेस नेटवर्क नजर आता है जिसको हम वाईफाई कहते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई के बारे में इंफॉर्मेशन और यानी कि कॉन्सेप्ट और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। जब आप ये भी कर लेंगे, ये दोनों कोर्सेज स्पेशली लेयर 2 को यानी कि लैन को ज्यादा हिट करते हैं। लेकिन अगर आप वैन में जाना चाहते हैं, आप बड़े नेटवर्क्स में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको इंटरप्राइज नेटवर्किंग की जरूरत होती है। तो यहां पे आप देखिए आपको नजर आ रहा है कि राउटिंग डायनामिक रूटिंग की बातें की जा रही हैं, वीपीएन की बातें की जा रही हैं, सिक्योरिटी की बातें की जा रही हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, एसीएल कॉन्सेप्ट है, एसीएल फॉर IPv4 है, फिर नेट फॉर IPv4 है। तो दीज आर दी सम ऑफ दी टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, these are related to the enterprise routing, these are related to the routing, they are related to the security. And if you look at here, that is again quality of service। है कोई जिसको पता हो क्वालिटी सर्विस किसे कहते हैं? क्योंकि मैंने नहीं पूछा सिक्योरिटी किसे कहते हैं, आपको इतना कम से कम आइडिया है कि अपने आप को, अपने डेटा को, अपने नेटवर्क्स को, हमारे सिस्टम्स को अगर हम दुश्मन से बचाएं, अटैकर से बचाएं, तो इसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। अब हम समझते हैं ये सिक्योरिटी है। याद रखो कि सिक्योरिटी दो तरह की होती है, एक होती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एक डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंस करना भी सिक्योरिटी में ही आता है। हम तो ये समझते हैं ना कि अपने घर की हम हिफाजत कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी है, नहीं हम दूसरे के घर पे हमला कर रहे हैं तो ये भी सिक्योरिटी है। तो एनी हाउ दैट इज जस्ट ए ब्रीफ इंट्रो कि जी सिक्योरिटी। अब एक और चीज बड़े नेटवर्क में इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, क्या आप सबको इक्वल एक ही तरह ट्रीट करेंगे? नहीं, आप सबको एक तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लाजमी तौर पे उसमें कुछ आपके प्राइम यू कस्टमर्स होंगे, कुछ आपके एवरेज लेवल के कस्टमर्स होंगे, कुछ आपके लो प्रिविलेज कस्टमर्स होंगे। आप सबको इक्वल को नहीं दे सकते। जैसे मिसाल तौर पे अगर एग्जांपल ये लूं, आप में से अगर किसी ने एयर ट्रेवल किया हो, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ को तो आम उसमें डाल दिया जाता है, इवन जहाज में बैठते हुए कहते हैं जी आप बिजनेस में जाके बैठ जाएं, आप इकोनॉमी में जाके बैठ जाएं। अब दोनों की सीटों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो कहने का मकसद है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। इसी तरह नेटवर्क्स में भी हम मुख्तलिफ यूजर्स को या मुख्तलिफ टाइप ऑफ ट्रैफिक्स को एक तरह का प्रिविलेज नहीं देते, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड quality of service, that phenomena is called quality of service। तो ladies and gentlemen, quality of service is a very important concept, क्योंकि स्पेशली आपने बाज मिसाल के तौर पे वॉइस है, वॉइस आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, तो आप समझते हैं कि वॉइस के पर आपका अगर डिले बहुत ज्यादा हो तो आपका लिसनिंग जो होगा या विजुअलाइज का जो होगा दैट विल बी वेरी बोरिंग। समझते हैं ना ये बात? नहीं कहते हुए बात करें, क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं है। अगर आप वॉइस में मिसाल तौर पर भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, और लेट करें कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि मौजूद हैं, अगर उनको मेरी आवाज कट कट के आए, रुक रुक के आए, तो लाजमी तौर पर दे विल नॉट बी हैप्पी। शायद वो इसको क्लास को कैंसिल करके निकल जाएंगे, जी नहीं फिजिकल में ही जाना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस वॉइस को हमें कोई खास प्रिविलेज देनी होगी कि इसमें डिले ज्यादा ना हो। लेकिन इसके मुकाबले में अगर को हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर एक डाउनलोड मिसाल के तौर पे मैं करता हूं 1 मिनट लेता है, दूसरे केस में 1.5 मिनट लेता है, यानी 30 सेकंड ज्यादा लेता है, बट स्टिल विल नॉट बी एनॉयड,
क्या 1 मिनट में हुआ कि 1.5 मिनट में हुआ, डजेंट मैटर। लेकिन यहां पे अगर एक वॉइस 1 मिनट पे आती है और उसके बाद दूसरी आवाज जो है वो एक 1.5 सेकंड के बाद 1.5 मिनट के बाद आती है, तो आप कहेंगे ये 30 सेकंड तो भी जो खामोशी थी, ये क्या हो गया? तो यू हैव टू गिव डिफरेंट privileges to the traffic, and that phenomena is called quality of service. That phenomena is called, अब आप इससे भी सोचेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस देना किसका काम है? इंटरप्राइज नेटवर्क्स का। बड़े नेटवर्क्स में इसकी जरूरत है, तो इसलिए इसको क्वालिटी ऑफ सर्विस को यहां रखा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप जो लोग आप में से ये कोर्स पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि यहां पे अब हम, क्योंकि बड़े नेटवर्क्स में हमें चाहिए होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का काम क्या होता है कि काम जो कि मैनुअल है, अगर एक मैनुअल काम हो रहा है एंड टेक्स लेट इट बी 1 आवर, लेकिन अगर आप वही काम कोडिंग के जरिए कर लेते हैं तो दैट सेम वर्क कैन बी डन इन 10 मिनट्स। अगर मिसाल के तौर पे इवन अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको एक एक्सेल की शीट दिखा दूं और कहूं कि चीज के सबको सम करो, 1000 नंबर सम करो, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू। लेकिन अगर मैं एक्सेल को यूज करता हूं तो जस्ट उसको उसको सेलेक्ट करूंगा और जस्ट ड्रैग करूंगा, सारे हो गए। दिस इज लाइक एन ऑटोमेशन, कि आपने चीजों को ऑटोमेट कर दिया है। तो और आज के दौर में ऑटोमेशन के लिए एक अच्छा टूल है जिसका नाम है, क्या नाम है? एआई। तो हम यहां पे एआई को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे फॉर ऑटोमेशन। तो इस फ्लेवर से जो नंबर 3 कोर्स है, इससे आपका इंडस्ट्री में, लार्ज इंडस्ट्रीज में, बिग इंडस्ट्रीज में, इंटरप्राइजेस में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मास काफी डबल हो जाएंगी। क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंजीनियर को या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ये ऑटोमेशन का और नेटवर्क के साथ ताल्लुक नहीं आता। अगर आपको आता होगा तो लाजमी तौर पे आप एक अच्छी सैलरी पे, बल्कि डबल सैलरी पे उनके पास जाएंगे। क्योंकि आम इंजीनियर उनके लिए अगर लेट करें 10 मशीनें एक दिन में कॉन्फ़िगर करता है और आप कहते हैं मैं 100 करता हूं, तो किसको देंगे जॉब? 100 वाले को। और अगर उसको पता है कि अगर 100 वाला जो है वो डबल सैलरी भी मांगता है तो दे दो, क्योंकि जो 10 बंदों का काम कर रहा है सैलरी तो फिर भी 2 की मांग रहा है। और सिर्फ ये नहीं होता है यहाँ पे, ये होता है कि आप लाजमी तौर पे जब आप चीजों को स्लोली कॉन्फ़िगर करेंगे या मैनेज करेंगे तो क्या होगा? क्लाइंट खफा होगा कि जी ये काम आपको दिया हुआ है और वो 10 दिन में नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 1 घंटे में करके क्लाइंट को बता दिया कि डन, तो क्लाइंट खुश होगा, क्लाइंट ज्यादा पैसे लेकर दिया है। क्लियर हो गया? ओके। तो जनाब आपको अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि इन 3 कोर्स, हर कोर्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि इस जगह पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव ए क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। अगर आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, कंफ्यूजन के शिकार में कोई काम भी नहीं होता। लेकिन जब आप क्लियर हो जाती हैं तो देन आपको पता होता है कि मेरे टारगेट्स क्या हैं और हाउ आई विल हैव टू अचीव देम। तो एनी ऑफ यू, अजमल, कोई क्वेश्चन? जी माज, जी फातिमा, हेयर, मशल। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी मशल है क्योंकि 2 हैं। हिजाब है, तो मशल हिजाब है यहाँ पे। ठीक है जी। द जेंटलमैन एट द बैक, क्लियर जी? इस कोर्स में नहीं, आपने कोर्स नंबर 1 जो है उसको उसको रजिस्टर किया है, ऐसा ही है ना? तो ये इसका मतलब है कि आपने इस कोर्स को, जिसको मैं अभी सर्कल कर दिया, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स नंबर 2 में जाएं, इंटरेस्टेड नहीं है तो बच जाए। क्लियर हो गया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको बताना कि इस पहले नंबर के टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मॉड्यूल में हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? क्या लाजमी तौर पे याद रखें कि आखिर नेटवर्क में हम क्यों जाएं। वजह, जवाब ये होना चाहिए कि क्या ये हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करता है, कॉमन बंदे को इसका कोई फायदा है,
तो फिर तो लाजमी तौर पे इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है। लेकिन अगर एक चीज है जिसके कोई फायदा ही नहीं है ह्यूमन बीइंग को, तो लाजमी तौर पे दैट विल नॉट बी ऑफ यूज। मिसाल के तौर पे आप क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे, आप गाड़ी में क्यों यहाँ पे आए, पैदल क्यों नहीं आ गए? आपको पता था कि मिसाल के तौर पे अगर आप लेट करें कि सिटी से आए हैं और पैदल आते तो शायद आपको कई घंटे लग जाते, और जब यहाँ आप पहुंचते भी तो इतने थके हुए थे कि आप कहते हैं अब 2 घंटे आराम करने की जरूरत है। लेकिन जब आपने गाड़ी इस्तेमाल कर ली तो ना आप थके और टाइम भी कम लगा, तो आप एफिशिएंटली अब आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने देखना होगा कि नेटवर्क की भी कोई, इसका मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन का हमारी लाइफ पे खास असर है। इसी तरह हमने देखना है कि नेटवर्क से क्या असर है। फिर हम ये देखना चाहेंगे, हमने पहले भी देखा कि नेटवर्क किन चीजों से मिलकर बनता है, ताकि हम उन चीजों को फिर पर हम अपनी कंसंट्रेशन रख सकें। फिर उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि जब ये नेटवर्क, अभी हम देखेंगे जिन चीजों से मिलकर बनता है, हमें इनको आपस में इकट्ठा करना है। हमें इनको आपस में इकट्ठा करना है। अगर हमने इनको इकट्ठा करना है तो फिर इनसे जो रिप्रेजेंटेशन नेटवर्क की बनती है उसे कहते हैं टोपोलॉजी। तो हम देखेंगे कि लैन में क्या कौन सी टोपोलॉजीज हैं और वैन में कौन सी टोपोलॉजीज हैं। फिर हम देखना चाहेंगे इस कोर्स में या इस टॉपिक में कि कौन कौन सी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं। यानी छोटे से छोटा भी एक नेटवर्क की पहले तो डिफाइन करेंगे नेटवर्क कहते किसे हैं, बल्कि नेटवर्क से भी पहले ये डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो हमें कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेटवर्क किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेटवर्क की टाइप्स क्या है। नेटवर्क की टाइप्स देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि हमारा सिस्टम जो है, और हमारे यहाँ सिस्टम से मुराद हमारा नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क जो है वो रिलायबल हो। आप कहेंगे रिलायबल का क्या मतलब है? तो रिलायबल का मतलब ये होता है कि नेटवर्क में अगर कोई खामी भी आ जाए, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर भी आ जाए, स्टिल हमारा हमारा नेटवर्क काम करे। इस अमल को कहते हैं रिलायबल। और हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी हम हासिल करते हैं रिडंडेंसी से। किससे? रिडंडेंसी से। यानी हम एक्स्ट्रा, मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल, आप यहाँ पे सुबह 9 बजे आए, बिजली नहीं थी, लेकिन आपकी क्लास तो शुरू हो गई। अगर मैं हमजा से पूछूं कि आपकी क्लास कैसे शुरू हो गई जबकि बिजली ही नहीं थी, तो क्या जवाब देगा हमें हमजा? हमने यूपीएस लगा लिया। इसका मतलब है कि हमने एक रिडंडेंसी रखी हुई थी ताकि हमारा ये क्लास, हमारा ये सिस्टम रिलायबल हो जाए। बात समझ आ गई ना? अच्छा जनाब, इसके बाद हम देखेंगे कि दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क के ट्रेंड्स क्या हैं। इसका मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोग नेटवर्क को, हमारे नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लाजमी तौर पे हमें उसी रास्ते पे चलना होगा जो कि नेटवर्क, देखे ना, जो आपसे पब्लिक मांगेगी आप वही देंगे तो कामयाब होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि अभी गर्मी आने वाली है, और कोई भी आपके यूनिवर्सिटी रोड का बड़े से बड़ा दुकानदार, बड़े से बड़ा बुटीक, अगर सर्दी के कपड़े लगा के बैठ जाए तो हिजाब क्या होगा? लेट कर जे डॉट है, जुलाई में, अगस्त में सब गर्मी सर्दी के कपड़े लगा के बैठ जाता है, कहता है जी ये मैं सस्ते भी देता हूं, लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उस वक्त उस गर्म कपड़ों का ट्रेंड नहीं है। लोगों ने कहना है कि जी सर्दी आएगी जनवरी में, हम जुलाई में क्यों लें? लेकिन अगर वो गर्मी के बेचना शुरू करेगा तो लोग, लाइनें लग जाएंगी। तो देखे ना, हमने ये देख, इसका मतलब ट्रेंड उस वक्त गर्मी के कपड़ों का है। हमने को नहीं समझ आ रही है? तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमें देखना ये होता है कि दुनिया हमसे, हमारे नेटवर्क से क्या चाहती है। हम उनको उसी तरह, चाहे वो हमारे लिए मुश्किल ही क्यों ना हो, हम उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यूजर टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, यूज करता रहे, ताकि हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो हम ये चीजें देखेंगे, और आखिर में हम वेरी ब्रीफली नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि दो बातें इंपॉर्टेंट, ब्रॉडली अगर कहूं, क्योंकि हमारा ज़हन तो ये कहता है कि सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हम अपनी आप को प्रोटेक्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने घर के गिर्द दीवारें बना लेते हैं, ये भी सिक्योरिटी है। हम अपने, हमें पता होता है कि हमने बाहर जाना है तो हम वहां पे मजबूत गेट लगा देते हैं, दरवाजे लगा देते हैं, ये भी सिक्योरिटी है। अदरवाइज हम वहां खुला छोड़ देते हैं ना।
कि हमने यहाँ से बाहर जाना है, मछली की खुला रही, लेकिन हमें पता है कि हमें खतरा होगा, तो इसलिए हमने वहां पे दर गेट लगा दिए। तो कहने का मकसद है कि सिक्योरिटी इसी तरह नेटवर्क्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपका ख्याल तो ये है कि सिर्फ इससे सिक्योरिटी का मतलब है डिफेंस है, लेकिन व्हाट्स योर नेम, साथ, लेकिन साथ को पता है कि इसमें डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस भी आता है। देखिए ना, आपकी फौज है तो कहीं तो अपने मुल्क का डिफेंस करती है, लेकिन कहीं दूसरे के मुल्क में घुस भी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन कहलाते तो क्या है, हम सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, हम सिक्योरिटी के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि चाहे आप किसी पे अटैक करें, चाहे आप अपना डिफेंस करें, बोथ आर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। एंड वी, और आपको हम इस बात पे यकीन दिलाएंगे कि सिक्योरिटी आज से 20-30 साल पहले इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि कई नेटवर्क्स में मिसाल के तौर पे आज भी अगर आप अपना पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क देखें तो ये सिक्योर नहीं है। आपका लाइनमैन साहब, आपका अगर आपके घर में फोन है तो वो आपकी आवाज सुन सकता है, आपकी बात सुन सकता है। तो इसके मतलब अगर सुन सकता है तो फिर तो सिक्योर ना हुआ। इसी तरह जो आज के मोबाइल नहीं, जो फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल्स थे, मुझे याद है उस वक्त मैं पीटीसीएल में ट्रेनिंग पे था, तो शाम फारग होती थी, तो नॉर्मली लोग क्या करते थे कि अपने फोन को स्कैन पे लगा देते थे मजे के लिए, और वो कभी किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी वॉइस को पकड़ लेते थे और सुनते रहते थे। इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज के दौर में इसका मतलब उसको सिक्योरिटी सिर्फ कंसर्न था किसका? सिर्फ आर्मी का, किस पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन बॉडीज का, सिर्फ एजेंसीज का। वो चाहते थे कि हमारा चीज सिक्योर हो। आम बंदा कहता था मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आज आप इवन व्हाट्सएप पे भी बात करते हो तो सबसे पहले देखते हो कि ये इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे कि सिक्योरिटी, और ये भी बताता चलूं क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ दी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दिस इज पार्ट ऑफ योर, इस तमाम कोर्सेज में जो यहाँ पे ऑफर होते हैं, हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन। एक तो आपको ये कोर्स टीच करना, इसमें कोई शक नहीं, हम आपको ये कोर्स पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा भी हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमेशा आपका गिला होता है कि जी हमें कोई काउंसल नहीं करता, हमें कोई मशवरा नहीं देता, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाता। ऐसे ही है ना, स्कूल गए तो स्कूल वालों ने नहीं बताया, कहते कॉलेज में जाओगे तो हो जाएगा। कॉलेज में गए तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी जाओगे, भाई यूनिवर्सिटी किधर जाऊं, मुझे किसी ने नहीं क्लियर किया। सिर्फ इसी वजह से मैं इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस में चला गया कि मुझे किसी ने कहा कि जी यहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोप है, लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि इस चीज को हासिल कैसे करोगे। तो हम यहाँ पे आपकी काउंसलिंग के परस्पेक्टिव से कि बहुत सी लोग नेटवर्क में एम्प्लॉय होंगे, तो शायद उतने ही लोग सिक्योरिटी में भी एम्प्लॉय होंगे। तो आप लोगों ने इस दौरान चेक करना है, इस कोर्स के पढ़ने के दौरान आपका ट्रेंड किस तरफ है, आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? जैसे मिसाल इसकी ये है, बाज लोगों को स्लो म्यूजिक पसंद होता है और वो घंटों वो म्यूजिक सुनते रहते हैं, कभी भी बोर नहीं होते। लेकिन उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रैप सुन रहे होते हैं, रैप वो घंटों सुनते रहते हैं और उनको बोर नहीं होते। लेकिन जो स्लो म्यूजिक वाला होता है, जैसे एग्जांपल ले लें, चले एक और, आप ही के मुल्क का एक फनकार है जिसको कहते हैं चाहत फतेह अली खान साहब। अब चाहत फतेह अली खान की बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन मेरे जैसा बंदा सुनता है, जूस को देखता है, बंद कर देता है, कहता है फजूल है। क्यों? मेरे लिए क्यों वो फजूल है? क्योंकि मेरे टेस्ट के मुताबिक वो नहीं है। लेकिन लाजमी तौर पे जब इसको मिलियन लोग देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पे वो उसको पसंद करते होंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों का टेस्ट मुख्तलिफ है। तो आपने ये देखना है और मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल होना है कि आखिर आपका शौक किधर है। आप लाजमी तौर पे पूछेंगे हमें तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप नेटवर्क इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप अटैकर भी बन सकते हैं, आप डिफेंडर भी बन सकते हैं। अभी मैंने कहा कि अटैकर अलग चीज है, डिफेंडर अलग चीज है। इसी तरह आप ऑटोमेशन इंजीनियर भी बन सकते हैं, और भी कई चीजें बताऊंगा इस दौरान क्या आप ये बन सकते हैं। लेकिन आपने बताना होगा कि मुझे, क्योंकि हर एक का, जैसे मैंने भी कहा कि सबका टेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता।
जैसे और एक एग्जांपल कि हर कई लोग एमए उर्दू करते हैं, जिसको आप बीएस उर्दू कहते हैं, पहले एमए उर्दू कहते थे। क्या ये सारे एमए उर्दू जो है वो अहमद फराज बन जाते हैं? हरगिज नहीं। कहीं को तो एक लफ्ज भी शेरी शायरी में लिखना नहीं आता। तो कहने का मकसद इससे ही होता है कि आपने और हमने मिलके इस दौरान ये ढूंढना है कि हमारा ट्रेंड क्या है। फिर हम आखिरी इस टॉपिक में ये करेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स का जो टॉपिक है, इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि जो आपका ट्रेंड है, जो आप करना चाहते हो, उसके मुताबिक याद रखो आपको क्या चीज चाहिए इसके लिए। शाबाश, कौन बताएगा? अगर आपको पता चल गया कि मैंने ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है, तो आप में से कोई, इधर जगह खाली है। तो अगर आपको पता चल गया, तो यहां पे 8 सेमेस्टर में आप हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता चल जाए कि मैंने ये चीज बनना है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप उसके लिए ये मालूम करेंगे कि इसके लिए कौन सा स्किल सेट चाहिए, मुझे कौन सा स्किल चाहिए, स्किल सेट चाहिए, जो मेरे लिए जरूरी है सीखना। इसके बगैर मैं ये चीज हासिल नहीं कर सकता। जैसे देखे ना, मिसाल के तौर पे आप में से कई, अगर मैं इंजीनियर की एग्जांपल दूं, तो इंजीनियरिंग के लिए आज से साल 2 साल पहले तक ये इंपॉर्टेंट था कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग नहीं की, तो आप नहीं बन सकते। आप कहते रहे मुझे इंजीनियरिंग बनने का बड़ा शौक था, लेकिन आपने प्री मेडिकल किया हुआ है या आपने एफए किया हुआ है, तो आप तो नहीं बन सकते। तो इसको कहते हैं स्किल सेट, कि आपने देखना होगा कि इंडस्ट्री मुझसे क्या मांगती है। तो फिर हम देखेंगे कि कितनी चीजें आपको पहले से आती हैं और कितनी नहीं आती, और जो नहीं आती वो आप कैसे सीखेंगे, ताकि जब आपके लिए आपका टाइम कब, क्योंकि बाद स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी अभी तो हमें जॉब नहीं चाहिए, मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, मैं तो सेकंड सेमेस्टर का हूं, मैं तो फोर्थ सेमेस्टर का हूं, अभी तो मेरे 2 साल बाकी हैं। नहीं, इस दौरान ये आपकी एक पीरियड है जिसमें आपने तैयार होना है उस नौकरी के लिए। 4 साल के बाद तैयार होने का टाइम नहीं रहता। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। जी, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट, इस पे आपको कोई शक, कोई शुबा? जी आयशा, दानियाल, एनी वन ऑफ यू, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? मलिक साद, मामून, मजर अली, क्वेश्चन करने से मत घबराएं। ये मत समझें कि मैं कोई क्वेश्चन करूंगा और रिकॉर्ड भी हो रहा है और इससे नहीं, इससे ना डरें, कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड तो इसलिए हो रहा है कि आपको किसी और का सवाल आप तक भी पहुंच जाए, ताकि हो सकता है आपका ज़हन उस तरफ ना गया हो और ये सवाल सुन के आप भी कहें ओ ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अब मुझे समझ आई, और कल आप भी वे उस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको नेगेटिव मत लें। तो चैट में मुझे नजर आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन साथ इट इज लिटिल अर्लियर। मैंने जैसे कहा कि टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपने बनना क्या है। फिर साइबर सिक्योरिटी में बहुत डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें किस में जाना है, तो हम उस पे इंशाल्लाह कोर्स को खत्म करने तक पहुंच जाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। लेकिन चलें, इतनी अच्छी बात है कि आपको आइडिया तो है ना कि भाई मुझे क्या बनना है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूं कि मैंने, जैसे आपको पता है कि मैंने आप सबको बार बार रिक्वेस्ट की हुई है कि आप इस नेट अकेड का हिस्सा बन जाएं, और सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मैं आपको नहीं दे रहा, मैं दे ही नहीं सकता। मेरे सर्टिफिकेट की वो वर्थ नहीं है। वो मिसाल के तौर पे कल आप लेट करें फ्रांस चले जाते हैं, तो ये सर्टिफिकेट तो वहां मांगा जाएगा, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, लेकिन मेरा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट शायद वो वर्थ नहीं रखेगा। तो आप जब समझते हैं तो सर्टिफिकेट कौन देगा? सिस्को नेटवर्क एकेडमी, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। और सिस्को नेटवर्क एकेडमी उसको देगी जब आप उसको उसको ज्वाइन तो करें। आपने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर कैसे आप उससे सर्टिफिकेट मांगेंगे? तो इसलिए मैं आप सबसे को एडवाइस करता हूं कि अगर नहीं किया अभी भी तो जरूर कर लें। फिर भी मैं यहां दिखा देता हूं,
जल्दी से कि कितने लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो ये देख लें। तो जनाब इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि पहले 10 ने तो किया हुआ है, ये तो पहले से भी किया हुआ था, लेकिन अभी पता चल जाएगा। एक तो ये अहमद अब्दुल्ला साहब हैं यहाँ पे ऑनलाइन में भी। अहमद अब्दुल्ला अगर आप हो तो आपने अभी तक नहीं किया, आपको 14 तारीख की ये भेजी गई हुई है, आज 22 हो गया है, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपकी मर्जी। और दूसरा अदनान खान, अदनान खान आपने, अल्दो आपके पास एक लिवरेज है क्योंकि आपको 21 तारीख को कल ही इसमें ऐड किया गया है, लेकिन आपको मेल भेजी गई है, आपको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा गया है। अगर अदनान खान यहाँ पे है ऑनलाइन या फिजिकल, तो वो देख ले कि उसने अभी तक, सिस्टम कह रहा है कि आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ये अब आपको पता होगा, लेकिन दैट इज समथिंग बैड। तो चले ये दो बातें तो आपने अच्छी कर ली कि जी मेजॉरिटी ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब आखिरी चीज बता दूं कि जब भी आप इस कोर्स को स्टार्ट कर रही हैं, तो आपने, आपका क्वेश्चन मुझ पे ये हो सकता है कहां से पढ़ूं, क्या बस आपका लेक्चर ही सुन के बस काफी है, रीडिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं है? तो ये है वो रीडिंग का मटेरियल। जैसे अभी हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया, मॉड्यूल नंबर 1, तो हम इस मॉड्यूल नंबर 1 पहले अंदर बाद में जाता हूं। ये देखें, जब हम पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको एक लॉक नजर आ रहा है और लिखा हुआ है चेक पॉइंट एग्जाम। तो इसका मतलब है कि 3 चैप्टर के बाद हम मास ये एग्जाम देंगे, फिर हम चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर पढ़ेंगे तो एक और एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद हम आठवां, नौवां, 10वां चैप्टर पढ़ेंगे तो एक और एग्जाम देंगे। तो जहां जहां ये ताले के निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको एग्जाम्स नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये, अगर ये एग्जाम आप पास नहीं करेंगे तो फिर मसला खराब है, फिर मत एक्सपेक्ट करें कि सर्टिफिकेट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एग्जाम ज्यादा हैं, लेकिन एज इंस्ट्रक्टर मैं देखता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 15 है और मैं आपसे 12 करवा के सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूं, तो मैं आपसे 12 करवा लेता हूं। बाद को स्टूडेंट्स कहते हैं जी वो 3 तो रह गए हैं, वो आपने नहीं, वो आपने खोले नहीं। तो आपको एग्जाम के बारे में पता चल गया, विच इज नाइस। अब हम हर एक मॉड्यूल के अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या हमें बताता है। तो याद रखें जी, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो पढ़ने के लिए, एक तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि हम इसको इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे क्या। पहली चीज आपको ये पता चलेगी कि व्हाट आई विल लर्न हियर, ठीक है। ये फैक्ट आपको पता चलेगा, जो कि नॉर्मल कोर्सेज में आपको शायद पता भी नहीं होता कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। दूसरी चीज आपको इससे ही पता चलेगी कि आपको इसमें वीडियोस मिलेंगी, तो आप वो वीडियोस को भी देखकर अपनी चीज को और बेहतर कर सकते हैं। 2 बातें। तीसरा, मोस्टली आपको हर एक मॉड्यूल के बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्विज दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसका कोई ग्रेड नहीं है, गलत भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। गलत हो गया दोबारा करें, गलत हो गया दोबारा करें, कोई रुकावट नहीं है। तो इससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है कि नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइफ्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइफ्स में कि अब आप ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो विदाउट बाउंड्रीज हो गई है। यानी यो कोई काम लंदन में हो, लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, वो छुपाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि पहले जमाने में, जबकि मिसाल के तौर पे अगेन चंद साल पहले आपका एक ही पीटीवी होता था, तो अगर वो पीटीवी आपको कुछ चीज नहीं बताता, तो इसका मतलब है कि सारी कौम उस बात से ना मालूम होगी, उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन अब ये जमाना नहीं रहा। आपको अगर नेशनल टीवी नहीं बताता तो प्राइवेट टीवी बता देगा, प्राइवेट नहीं बताता तो इंटरनेट बता देगा, लेकिन पता चलेगा। इसका मतलब अब कोई बाउंड्रीज नहीं रही, अब हम सबके सब लोग एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गए। तो इसका मतलब है कि, और इसका मतलब, इसका डेफिनेटली मतलब है कि अब हमारा एक ह्यूमन नेटवर्क बन गया है। अभी आपका कोई दोस्त लड़कर जर्मनी में पढ़ रहा है और आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे कोई असाइनमेंट उसको मिलती है, वो आपको 2 मिनट में भेज देता है, देखो मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये असाइनमेंट दी है। या आपने अपना कोई असाइनमेंट करते हैं और उसको भेज देते हैं कि तुम भी वहां छाप लेना। तो कहने का मकसद ये है कि इस दिस वे हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है
हमारा जो लोगों की जिंदगी, दैट हैज बिकम नेटवर्क विद वन अनदर। लेकिन पहले, सबसे पहले आपने पूछा नहीं कि मुझे ये तो बताओ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एक जगह पे कोई मैसेज, एमएसजी, जनरेट किया जाए, जैसे इस वक्त मेरे, मैं जो जनरेट कर रहा हूं एक मैसेज है, मेरा डेटा है, मैसेज है, तो जो मैं यहां पे मैसेज जनरेट करूं, वो मैसेज किसी भी पॉइंट नंबर वन, फॉर एग्जांपल यूटी में मिसाल के तौर पे, यही मैसेज दूसरी जगह पे, जो कि कोई भी जगह हो सकती है, वो हम एक कमरे में भी हो सकते हैं, वो हम एक बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, वो हम एक शहर में भी हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ ममालिक में भी हो सकते हैं। तो ये 2 नंबर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये मैसेज यहाँ पे एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली हमें रिसीव हो जाए, इस अमल को कहते हैं कम्युनिकेशन। अब आगे जाके हम देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन की वजह से, अब देखें क्योंकि हमारा टॉपिक असल में जो है वो है नेटवर्क इफेक्ट ऑफ लाइफ्स, तो हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि क्या आपकी एजुकेशन बगैर नेटवर्क्स के या बगैर कम्युनिकेशन के पॉसिबल है? तो आपका जवाब है कि नहीं। अब तो हमें जो क्वेश्चन भी दिया जाता है, हम पहले जाके गूगल पे जाते थे, अब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, अब जिमिनी पे जाते हैं, डीप सीक पे जाते हैं, वहां से हम कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि एक्सटेंसिवली यूज इनका मत करो, क्योंकि इससे आप अपनी क्रिएटिविटी को किल कर रहे हो। तुम किसी की क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग गुड। इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद अपनी क्रिएटिविटी पे जाएं, ताकि जिन्होंने ये चैट जीपीटी बनाया तो वो क्रिएटिव लोग हैं। तो क्या आप क्रिएटिव लोग नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। तो वो तो चाहते ही हैं कि हम उनके उनके पीछे चलने वाली कौम बने, गुलाम बने। तो नहीं, दिस इज नॉट द वे। तो आपने ये बात मेरी मान ली कि एजुकेशन इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अब आपको कोई भी चीज पे, टॉपिक पे कुछ चाहिए हो, जैसे मिसाल के तौर पे यही लेक्चर कल आपको यूट्यूब के जरिए या रात को आपको यूट्यूब के जरिए मिल जाएगा, और आप इसको देखेंगे, समझे कि ये इंटरनेट आपको एजुकेशन में फैसिलिटेट कर रहा है। जो आप में से एब्सेंट भी है, अभी क्लास में नहीं है, वो भी एक क्लास ले लेगा। तो इसका मतलब इसके बगैर एजुकेशन मुमकिन है नहीं। नंबर 2, अगर एजुकेशन को देखें तो उसके बाद हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिजनेस, बिजनेस से मुराद होती है इकोनॉमी आपकी। बिजनेस आपकी इकोनॉमी को चलाता है। अगर आपके मुल्क में, जापान क्यों, इतनी बड़ी आर्मी तो उसके पास नहीं है। आप कहते हैं कि हम दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी है, जापान ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन वो आपसे बहुत सुपीरियर है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी तकड़ी है। तो इसका मतलब जिस मुल्क में इकोनॉमी तकड़ी होती है, वो कौम मजबूत कौम है। और इकोनॉमी बनती है बिजनेस से, और बिजनेस चलता है नेटवर्क से। इसका मतलब अगेन हम कह सकते हैं कि इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। इवन यहां तक भी है कि अगर आप मिसाल के तौर पे, आपने देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई शख्स ही वहां पे 70 साल की उम्र में फोत होगा, लेकिन आपने देखोगे कि यूरोप के लोगों की जो जिंदगी के स्पैन है, वो अफ्रीका के लोगों से या एशिया के लोगों से ज्यादा है। यानी यहाँ के लोग जल्द मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी कमजोर है, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, लोगों को सुकून नहीं है। वहां पे लोगों को सुकून है, बिजनेस है, इकोनॉमी है, तो वहां पे वो उनकी, अल्लाह ने उनको जिंदगी भी लंबी दे देता है। तो कहने का मकसद ये है कि इससे आपको पता चलता है कि हाउ द बिजनेसेस आर अफेक्टिंग अस। फिर नंबर 3 पे अगर आप बात करें तो इंटरटेनमेंट, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले आप इंटरटेनमेंट के लिए टीवी का सहारा, रेडियो का सहारा लेते थे, रेडियो के बाद आपने टीवी का सहारा लिया, आजकल आप इंटरनेट से सारी इंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। आपको 4 घंटे भी गुजारने हो तो बड़ी आसानी से इसके साथ गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इंटरटेनमेंट भी आपको यही देता है। इसी तरह नंबर 4, हेल्थ को देखें, हेल्थ को देखें, आज के दौर में हेल्थ में भी, मिसाल के तौर पे आप अपनी तीनों बड़ी हॉस्पिटल में कभी आपको विजिट करने का टाइम मिला हो, तो आप देखते हैं कि अब आपको डॉक्टर पर्चियां नहीं देता, वो आपको जस्ट एक कह देता है कि फलानी जगह पे चले जाओ। आप जहां जाते हैं आप कहते हैं हाँ ठीक है जी, आपका ऑर्डर आया हुआ है। और जब आप वहां पे आपका टेस्ट हो जाता है तो फिर आप कहते हैं रिपोर्ट, वो कहते हैं रिपोर्ट नहीं, डाउट डॉक्टर के पास पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि उनका सिस्टम भी इसी नेटवर्क के की वजह से एफिशिएंट हो गया है।
इसी तरह आप अगर मिसाल तो एयर ट्रैवल को देखें तो वो भी कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल सक रहे, उनको भी नीचे से गाइडेंस दी जाती है। तो मेरा कहने का आसान बात ये हो गई कि चाहे आप कहीं भी हैं, यानी नेटवर्क जो है वो सिर्फ अपनी हेलो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये दूसरों की बिजनेस को भी बूस्ट देता है। इवन जंग भी इसके बगैर नहीं हो सकती, जंग भी इसके बगैर नहीं हो सकती। आपके सबसे पहले अगर आप जंग करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने मुखालिफ की जो कम्युनिकेशन है उसको कट करें। इवन आजकल तो दौर है, आपको पता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नाम सुना होगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। तो अब इसका मतलब कि बंदूकों से बात नहीं बनती, टैंकों से बात नहीं बनती। आप जैसे ज़हीन लोग अपने घरों में बैठे हुए भी अपने मुल्क का दिफा और दूसरे पे अटैक, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सिर्फ डिफेंस करने को सिक्योरिटी नहीं कहा जाता, ऑफेंस भी सिक्योरिटी है। तो आप अपने घर से बैठे हुए अपने दुश्मन मुल्क पे हमलावर होते हैं, उसके बिजनेस को बर्बाद करते हैं और उसको नुकसान देते हैं। तो बम गिराने से भी तो आप नुकसान ही दे रहे होते हैं ना, और क्या कर रहे होते हैं। और ये ज्यादा इफेक्टिव बम है, क्योंकि वहां तो आप लोगों को मार रहे होते हैं, यहां लोग भी नहीं मरते और फायदा भी मिल रहा है। तो इससे आपको ये बात मेरी आसानी से समझ आ जाएगी कि नेटवर्क्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप इससे डिसएग्री करते हैं, तो बिल्कुल उस पर बात की जा सकती है। जी अजमल, क्लियर है? जी, फातिमा एंड कंपनी, क्लियर? यहां पे माज, एवरीवन क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने आपको बतानी है, एंड दैट इज दी नेटवर्क कंपोनेंट्स, कि नेटवर्क किन चीजों से मिलके बनता है। नेटवर्क किन चीजों से मिलके बनता है, दो एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन पहले लिख लेते हैं कि किन चीजों से बनता है। तो हमने कहा सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए वो है एंड डिवाइसेस। नंबर टू पे हमने कहा कि हमें चाहिए इंटरमीडिएट डिवाइसेस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, वेरी नाइस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस है। नंबर थ्री आपने पढ़ा हुआ है कि जी इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी सिक्योरिटी डिवाइसेस। एंड नंबर फोर पे आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज दे आर द मिडिल बॉक्सेस। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके सामने एक नेटवर्क रख दूं तो शायद हम ज्यादा बेहतर देख सकें, और आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि जनाब हाँ ये बात तो दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूं, इस नेटवर्क को, और आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। तो जी आपके सामने आ गया। अब अगर आप देखें तो ये तीन, अगर आपको कहते हैं कि नहीं जी टिक्स भी लगाओ, तो टिक्स भी लगाता हूं। ये देखें जी, ये नंबर वन, ये नंबर टू, और ये नंबर थ्री, ये तीनों के तीनों एंड डिवाइसेस हैं, क्योंकि यहां से हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। तो दे आर दी, यानी यहां पे हमारी कम्युनिकेशन या स्टार्ट होती है या टर्मिनेट हो रही है। तो दैट इज दी अवर एंड डिवाइसेस। लेकिन इन एंड डिवाइसेस को कौन जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है, 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 और ये जोड़ रहा है। ये हमें आपस में कनेक्ट कर रहा है इन एंड डिवाइसेस को। तो हम इनको कहेंगे ये हमारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। जबकि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इथरनेट स्विचेस हैं, इसको कहते हैं इथरनेट स्विच। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं राउटर। वेरी नाइस। तो दीज बोथ ऑफ देम combinedly called intermediate device। फिर आपको एक अच्छी सी तस्वीर ये भी नजर आ रही है, जो कि फायरवॉल है, जिसको कह सिस्को की जुबान में एएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? एएसए। तो ये बेसिकली एक फायरवॉल है। फायरवॉल का काम है, देखो आपको यहां नजर आ रहा है इनसाइड, और यहां पे आपको नजर आ रहा है आउटसाइड, नजर आ रहा है ना। इसका मतलब कि आउटसाइड से अगर कोई मिसाल के तौर पे पीसीसी अगर इस पीसीबी तक जाना चाहे तो ये उसको जाने हरगिज नहीं देगा, क्योंकि ये उसको
रोक देगा। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिवाइसेस। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिवाइसेस। तो इस तरह मल्टीपल आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी डिवाइसेस हो सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपकी ट्रैफिक को बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसको हम लाजमी तौर पे ना इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ना हम उनको एंड डिवाइस कह सकते हैं, ना उनको सिक्योरिटी दे रहे होते हैं। तो हम उनको कहते हैं ये हमारे मिडल बॉक्सेस हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या दी? लोड बैलेंसर। क्या एग्जांपल दी? लोड बैलेंसर। तो समझ आ गई? अब तो आपने नेटवर्क देख लिया। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपके जेहन में, क्योंकि एक लफ्ज अगर सिर्फ आप रीड करते हैं उसका एक अपना वो होता है, सुनते हैं एक अपना होता है, देखते हैं उसका एक अपना इफेक्ट होता है। तो अब आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीजों से लेके नेटवर्क बनता है। जी जेंटलमैन, क्लियर है? ओके, नाइस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Do you have any question about any of these topic, any of these component which makes the network? Seems like no. Okay, then I go further. स्पेशली जब आप लोग अगर नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो कोशिश करें कि आपके पास माइक कम से कम हो, अच्छा माइक। क्योंकि राइट करने में टाइम लग जाता है, आप अपनी बात बाजू का लिखने में कर भी नहीं सकते। नो सर, क्लियर। ओके मामून, ओके नाइस। तो अब हम आते हैं अगले चीज पे, अगले टॉपिक पे। और इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि एक मिनट, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं एक टॉपिक लेना चाहूंगा छोटा सा।
ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आ जाएं। तो हम बात कर रहे थे अगली चीज में कि हमारा नेटवर्क किन चीजों से मिलके बना है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देना चाहते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप से मुराद, नेटवर्क का मतलब तो अब आपने देख लिया कि जहां पे हम मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिलाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क। मिसाल के तौर पे, अगर आप, ये आपका ब्लूटूथ एक मोबाइल डिवाइस है और ये आपका लैपटॉप है, आपने इसको ब्लूटूथ, आपको नजर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप यहां पे अपने दोस्त को कहते हैं ब्लूटूथ ऑन करो, और आप उसको कोई भी चीज या तो दे देते हैं या उससे कुछ चीज ले लेते हैं। तो ये क्या है? नेटवर्क है। ये क्या है? नेटवर्क है। तो जब भी हम, अभी हमने जो देखा कि जब हम इन एलिमेंट्स को, जो चार टाइप्स हमने देखी, जब हम इनको आपस में मिला लेते हैं तो इसको कहते हैं नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। उससे नेटवर्क रिप्रेजेंट हो जाता है, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क वी नॉर्मली कॉल इट नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट वी कॉल इट? अ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक डिवाइस में यहां पे ले लूं, जिसको हम अभी हमने कहा था ईथरनेट स्विच है, और इस ईथरनेट स्विच के साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दें। ये मिसाल तो पे लैपटॉप्स हैं, ये कोई एक्सेस रूटर है, एक्सेस रूटर के आगे फिर कोई वायरलेस डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, कुछ भी है। तो अगर, चलिए हम अभी फॉर द टाइम बीइंग वायरलेस पे नहीं जा रहे, अब ये क्या बन गया? एक टोपोलॉजी बन गई। लाजमी तौर पे इसका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि दरमियान में एक है और साइडों पे उसके तमाम तरह से शुआएं आई हुई हैं, इन अदर वर्ड्स। तो दैट द रीजन वी कॉल्ड इट ए स्टार टोपोलॉजी। इसी तरह मिसाल के तौर पे, अगर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक खास, एक सेंट्रल मीडियम के साथ कनेक्ट कर दें तो वी विल कॉल इट बस टोपोलॉजी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बस टोपोलॉजी। ठीक है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम यूं करें कि एक एक स्विच यहां लगा हुआ है, एक स्विच यहां पे लगा हुआ है, यहां पर भी एक स्टार है, यहां पर भी एक स्टार है, और उसको हमने एक बस से आपस में ज्वाइन कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड स्टार। एक्सटेंडेड स्टार।
तो इसका मतलब है कि जूं जूं हम चीजों को आपस में जोड़ते हैं और उनसे जो शक्ल बनती है, फिर हम देखेंगे कि ये टपोलॉजी दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं लॉजिकल टपोलॉजी और एक को कहते हैं फिजिकल टपोलॉजी। कितनी किस्म की मास टपोलॉजीज हैं? दो किस्म की। व्हाट है? लॉजिकल एंड फिजिकल। तो चलें जी देखते हैं इनको। जैसे अब आपने रिप्रेजेंटेशन में जब बात की हमने, तो हमने कहा कि जनाब हमारे लिए क्या चीजें जरूरी हैं। हमारे लिए जरूरी है एंड डिवाइसेस, हमारे लिए जरूरी है इंटरमीडिएट डिवाइसेस, हमारे लिए जरूरी है सिक्योरिटी डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? मीडियम की, जो कि कॉपर भी हो सकता है मीडियम। बल्कि अगर मैं इससे भी अगर जेनेरिक करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये मीडियम गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। वेरी नाइस। अब गाइडेड है तो अब इसका मतलब तार है, कॉपर है, फाइबर है। लेकिन अगर अनगाइडेड है तो मे बी ये एयर है, वाटर है, फ्री स्पेस है। ठीक है जी। ओके। यहां पे ये भी बताता चलूं कि जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, डिवाइस में ये जरूरी है इस डिवाइस में ये जरूरी है कि ओके, इस डिवाइस में ये जरूरी है, चैट में है। व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड जी। ओके। तो ये जरूरी है कि इसमें एक डिवाइस हो जो कि इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे, जो कि इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे। और इस डिवाइस को कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। है आप में से कोई जिसने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखा हो? है कोई जिसने नहीं देखा? शाबाश, दैट्स गुड। अभी दिखाते हैं जी। ये जरूरी है कि आपको ये चीजें देख, आपको नजर आए, आपको देख सको। तो दिखाते हैं जी, एक मिनट देखिए। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तवज्जो दें और स्क्रीन पे देखें कि मेरे स्टूडेंट ने कहा कि जनाब हमने तो नहीं देखा। तो अगर नहीं देखा तो फिर तो मसला है। तो हम इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए ये आपको दिखा रही है। नंबर वन, ये देखिए जी, ये आपको जो कार्ड नजर आ रहा है, ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर लग जाता है। और ये है इसकी वो पोर्ट जिसके जरिए, स्क्रीन पे आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, पोर्ट, इस पोर्ट के जरिए आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक तार लगाते हैं और उस तार से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक केबल भी RJ45 की दे देना। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बात की कि दिस इज यूर वन ऑफ, ये किसका इंटरफेस कार्ड है? NIC कार्ड है, ईथरनेट का। यानी कि अगर आप वायर्ड नेटवर्क ईथरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये कार्ड आपकी कंप्यूटर में होना मस्ट है। इसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं एक और कार्ड, मिसाल के तौर पे ये देखिए जी, इसको भी जरा गौर से देख लें। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखें कि आपको एक अदद एंटेना नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? तो ये एंटेना आपको पता है कि वायरलेस होने की निशानी है। एंटेना वायरलेस होने की निशानी है। इसका मतलब अगर मैं ये अपनी डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगा दूं तो यूं इस एंटेना के जरिए मैं अपने NIC वाईफाई से, वाईफाई अडाप्टर या वाईफाई रूटर से कनेक्ट हो जाऊंगा। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि देखें जी, ये आपका NIC है, किसका? ईथरनेट का। और ये आपके पास क्या है? ईथरनेट केबल। ये आपके पास क्या है? ईथरनेट केबल। तो ये देखें जी, आपने ईथरनेट केबल में ये लगा दिया। ये देख सकते हैं आप अपने फिगर में, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नजर आ रहा है?
और दूसरा एंड जो है वो स्विच में जाके लग जाएगा, ये दूसरा एंड इसका जो है। तो यूं ये डिवाइस स्विच के साथ कनेक्ट हो गई। तो इसका मतलब एनआईसी का क्या काम है, ये आपको कनेक्ट करवाता है नेटवर्क के साथ। इसी तरह अगर आप तार से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमने ये भी आपको बताया कि आपको ये चाहिए, ये इंटरफेस ये चाहिए, एंटेना चाहिए। ये सिर्फ एंटेना नहीं है, इसके ऊपर पूरा चिप भी है। तो पढ़ेंगे कि ये लेयर 2 का डिवाइस है। किस लेयर का? लेयर 2 का। अगर आप इससे भी अच्छा चीज देखना चाहते हैं, एक और एनआईसी कार्ड की एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी देना चाहेंगे डेफिनेटली। जी, तो थर्ड है एग्जांपल, ये नजर आ रहा है? अगर आपको इसको खोल के देखने का शौक है तो हम इसको खोल देते हैं जी। ये खोल दिया, अब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक एडाप्टर है, वाईफाई एडाप्टर कह नहीं, डोंगल भी बाद लोग कहते हैं। अगर मैं इसको यूं करके दिखा दूं तो आप ज्यादा बेहतर हालत में इसको देख लेंगे। देख लिया? तो जस्ट आप इसको यूएसबी में लगा दें तो इट विल, ये काम एग्जैक्टली वही काम करेगा जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ये दिखाया। ये जो कार्ड मैंने आपको दिखाया है और ये दिखा रहा हूं, एग्जैक्टली सेम। तो ये माइक्रो है, इसके अंदर आप कहेंगे एंटेना नहीं है, एंटेना, लेकिन इसके अंदर बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज एग्जांपल किस चीज की है? एनआईसी की। ठीक हो गया? एनआईसी समझ आ गई? ओके जी, आगे चलते हैं फिर, अगर समझ आ गई है तो। क्यों मामून समझ आ रही है? तो आपने देखा कि एक, हर एक डिवाइस में आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और उसके अंदर आपकी फिजिकल पोर्ट, जिसको आप इंटरफेस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? गुड। तो फिर यहां पे आपको टोपोलॉजीज नजर आ रही हैं। तो हमने कहा कि एक टोपोलॉजी भी क्लियर करूंगा कुछ देर में, कि ये फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। तो इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ओके, ठीक है। तो हमने टाइप ऑफ टोपोलॉजीज तो देख ली, दैट्स नाइस, कि स्टार भी हो सकता है और बस भी हो सकता है, एक्सटेंडेड स्टार भी हो सकता है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, फिजिकल टोपोलॉजी में और लॉजिकल टोपोलॉजी में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिजिकल टोपोलॉजी से मुराद होता है जैसे वो आपको दिखता है, हाउ यू लुक, हाउ इट लुक्स टू यू, जैसे वो आपको दिखाई दे, इसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। कहते हैं ना इस बंदे की फिजिक बड़ी अच्छी है, क्या मतलब वो आपको देखने में अच्छा लग रहा होता है। तो जैसा आपको नेटवर्क दिखाई दे, अगर वो स्टार दिखाई दे रहा है तो स्टार टोपोलॉजी है। अगर आपको वो बस नजर आ रहा है तो बस है। अगर आपको मैश नजर आ रहा है तो मैश है। अगर आपको हाइब्रिड मैश नजर आ रहा है तो हाइब्रिड है। यानी कहने का मकसद है जैसा आपको दिखाई देता है, लुक। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लुक में क्या होगा नेटवर्क में, भाई ये वाला डिवाइसेस इस कमरे में लगे हुए हैं, इस फ्लोर पे लगे हुए हैं। तो अगर कोई भी टोपोलॉजी रिप्रेजेंट, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन आपको उनकी फिजिकल लोकेशन बता रही है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल टोपोलॉजी। यानी ये पता चल रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है, ये बेसमेंट में है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, बिल्डिंग 1 में है, बिल्डिंग 2 में है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते हैं? फिजिकल टोपोलॉजी। और अगर आपने इसे, किसी ने नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नेटवर्क की, आप अपने नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी आपके पास हो। क्यों जरूरी है फिजिकल टोपोलॉजी का होना? क्योंकि कल आपने अगर उसको ठीक करना है, लाजमी तौर पे आप ही नहीं करना है, फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना जिन्नात आएंगे। तो जब आपको पता ही नहीं है कि डिवाइस कहाँ लगा हुआ है तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? तो इसलिए वो डायग्राम आपके पास होना जरूरी है कि अगर आपको कोई कहे कि जी यहाँ पे मेरे डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो आप उसको पिन पॉइंट कर सकें कि जी वो कहाँ पे है। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है इसकी, फिजिकल के बाद लॉजिकल। लॉजिकल में हम उसकी फिजिकल उसको नहीं देखते, हम उसकी फिजिकल लोकेशन को नहीं देखते, बल्कि मोस्टली ये देखते हैं कि ट्रैफिक इसमें कैसे जा रही है।
उसके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या चीज होती है। तो अगर इस किस्म की इंफॉर्मेशन कोई डायग्राम हमें दे तो हम कहते हैं ये कौन सी टोपोलॉजी है, लॉजिकल। कौन सी टोपोलॉजी है हमना, लॉजिकल। दोनों में डिफरेंस समझ आ गई, गुड एवरीवन। लॉजिकल दोबारा ठीक है, रिपीट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको जरा मैं बड़ा कर दूं तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा आपको भी और मुझे भी। देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये लैपटॉप कहीं रूम नंबर 2125 में पड़ा हुआ है। दो का मतलब हो सकता है कि फ्लोर हो, और 155 नंबर कमरा है। इसी तरह ये 2126 नंबर रूम में है। ये जो है कोई कोई रूम RM रूम 2124 है, ये 2125 है, 2126 है, वगैरह वगैरह। तो ये आपको क्या चीज बता रहा है, उसकी फिजिकल लोकेशन। तो अगर कोई डायग्राम, ये डायग्राम है ना, रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आपको देखें ये बता रहा है कि IT ऑफिस है, तो अगर कोई इस किस्म का ये बता रहा है कोई सर्वर रूम है, तो अगर कोई इस किस्म का डायग्राम हो जो कि नेटवर्क के बारे में आपको बता रहा हो, उसकी केबल इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हो, देखिए बता रहा है केबल कहां से गुजर के कहां कहां से जा रही है, तो इस किस्म के डायग्राम को हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप इस दूसरे नंबर के डायग्राम को देखें तो यहां कोई फिजिकल लोकेशन नहीं दी गई, बल्कि क्या दिया गया है, मुझे नहीं पता कि ये स्विच R3 कहाँ, स्विच S3 कहाँ है, मुझे नहीं पता कि ये लैपटॉप कहाँ लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस पूरे नेटवर्क का IP एड्रेस, जो कि मुझे यहां पता नहीं था। तो अगर कोई और नेटवर्क के जरिए हम कनेक्टिविटी लेते हैं, यानी हम ट्रैफिक भेजते हैं, तो अगर हमें ये ट्रैफिक का पता हो, उसकी फिजिकल एड्रेसेस का, लॉजिकल एड्रेसेस का पता हो, तो हम इस किस्म के और कौन कौन सी इंटरफेस में, देखो यहाँ इंटरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये राउटर गीगाबिट 0/1 इंटरफेस ऑफ S3 पे लगा हुआ है। तो ये उसकी इंटरफेसेस की बात कर रहा है। अभी हमने इंटरफेसेस पढ़े हैं, पोर्ट इंटरफेसेस पढ़े हैं ना, पोर्ट, कि जनाब हर एक डिवाइस में ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, समझ आ रही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको क्या समझ रहे हैं, दोनों में फर्क अब हमें क्लियर हो गया कि जो इसमें यहाँ पे फिजिकल लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर है, बस ये पता है कि इसका IP क्या है, इस किस पोर्ट पे जाके लगा हुआ है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी होता है, कहते हैं नेटवर्क इंजीनियर हमारे पास ये डायग्राम भी हो, क्योंकि मिसाल के तौर पे हम उसको चेक करना चाहते हैं कनेक्टिविटी के लिए कि भाई वहां तक कनेक्टिविटी भी है कि नहीं। तो अगर हमें इसका IP नहीं पता तो हम कनेक्टिविटी चेक नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप जैसे नौजवान जब भी अपना नेटवर्क को टेक ओवर करें या उसकी मेंटेनेंस उनके जिम्मे आए, तो वो अपने लोगों से इस पे डायग्राम जरूर बनवाएं, ताकि और अपनी किसी जगह पे लगा दें, ताकि जब भी आपको उसकी जरूरत हो तो आप वहां से देख के और अपनी चीजों को जल्दी से डील कर जाए। क्लियर एवरीवन, ओके। इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपकी जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आपके पास क्या हो सकता है, सॉरी जी, तो हमने बात की हुई है अबाउट दी जी, कि होस्ट के क्या रोल्स हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि जी कोई क्लाइंट भी हो सकता है और कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई क्लाइंट भी हो सकता है और कोई सर्वर भी हो सकता है। क्लाइंट का क्या मतलब है, मांगने वाली वो एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट करे, जो मांगे। जैसे मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि मैं सुबह, आप लोग भी आए और मैं भी आया, तो मुझे एक IP मिला, वो मुझे IP मैंने मांगा, मेरी मशीन ने वो IP मांगा, तो मांगने वाले को क्लाइंट कहेंगे। और मुझे लाजमी तौर पे जब मैंने मांगा तो किसी ने दिया, तो जब किसी ने दिया तो इसका मतलब वो एप्लीकेशन कौन सी है, सर्वर एप्लीकेशन है। तो क्लाइंट और सर्वर की ये डेफिनेशन है। लेकिन मेरे स्टूडेंट ने मेरे लिए कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, रिसीवर, रिसीवर क्लियर कर दूं, शायद आप ये पूछ रही हैं आयशा, ओके। अगर आप रिसीवर पूछ रही हैं तो मैं ये भी बताता चलूं, ओके। तो रिसीवर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरफ, जैसे अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो हमने कहा कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि कोई सोर्स हो, सोर्स के आगे एक अदर ट्रांसमीटर होता है जो सोर्स की चीजों को लेके और उसको ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले
या मीडिया कह लो, ट्रांसमिशन सिस्टम कह लो, के हवाले कर देता है। ट्रांसमिशन मीडिया कह लेते हैं, चले ट्रांसमिशन मीडिया। अब जब ट्रांसमिशन मीडियम के दूसरे एंड पे एक रिसीवर होता है जो इस मैसेज को रिसीव करता है और फिर उसको तब्दील करके डेस्टिनेशन के हवाले कर देता है। तो रिसीवर ये आइटम है, अगर आपका क्वेश्चन ये है तो। अगर कुछ और भी है तो मैं उसका जवाब भी नो, मैंने कहा कि क्लाइंट रिसीवर है। नहीं, क्लाइंट रिसीवर नहीं कह सकते, क्लाइंट रिसीवर नहीं कह सकते, क्लाइंट सेंडर भी हो सकता है। जैसे मैंने आईपी मांगा तो मैं ट्रांसमीटर हूं। तो हम नॉर्मली आज के दौर में हमारे जो डिवाइसेस हैं वो ट्रांसमीटर और रिसीवर नहीं बल्कि ट्रांसीवर है। यानी वो ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। आमिना, सॉरी, आयशा, बात समझ आए आयशा को? कि आजकल ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग नहीं है बल्कि ये ट्रांसीवर्स हैं, ट्रांससीवर्स हैं। ट्रांसीवर का मतलब है कि ये ट्रांसमिट करने की सलाहियत भी रखते हैं और ये रिसीव करने की सलाहियत भी रखते हैं। जैसे मेरा लैपटॉप है तो दोनों काम नहीं कर रहा, अभी आपको भेज भी रहा है और अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो रिसीव भी कर रहा है। मेक सेंस? नाइस। ओके जी, तो लेट्स कंटिन्यू। जी, क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब होस्ट जो है और क्लाइंट में भी फर्क बता दें। होस्ट और क्लाइंट। तो जवाब ये है कि होस्ट को हम, जैसे अब मेरा लैपटॉप है, ये एक होस्ट है, लेकिन एक क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है। और इवन होस्ट जो है वो हम इंटरमीडिएट डिवाइसेस को भी कह सकते हैं, राउटर एक होस्ट है। तो होस्ट एक जेनेरिक वर्ड है जो कि एलिमेंट जो इतने भी नेटवर्क में लगे होते हैं उनको हम जेनेरिकली होस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन उसके किरदार, क्या वो मांगने वाला है या देने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है या रिक्वेस्ट फुलफिल करने वाला है, उस बेस पे हम उसको क्लाइंट और सर्वर का नाम देंगे। क्या डायरेक्टली कम्युनिकेट का आपने जहां से भी पढ़ा, होस्ट की डेफिनेशन ये है कि दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क। डायरेक्टली का मतलब आपको ये दे रहा है कि शायद बस क्लाइंट के साथ वो अगर स्विच के साथ लगता है तो वो होस्ट है, अदरवाइज नहीं है। नहीं, बेसिकली हमने ये कहा कि ये तमाम डिवाइसेस, जैसे अभी हमने एलिमेंट्स कहा ना, तो जैसे आपकी बॉडी है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब उसमें बोन्स भी हैं, उसमें फ्लैश भी है, उसमें स्किन भी है, उसमें हेयर भी हैं, आईज भी हैं। इसी तरह नेटवर्क के तमाम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमने चार में डिवाइड कर लिया। अब जब इन चारों को आपस में मिलाओगे तो नेटवर्क बन जाएगा। अब नेटवर्क तो बन गया, अब उस नेटवर्क में उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खसूसियत क्या है। अगर वो मांगने वाला या देने वाला है तो वो क्लाइंट या सर्वर है। लेकिन अगर वो दोनों काम करता है तो फिर हमने पढ़ा है कि पीयर टू पीयर है। फिर हमने पढ़ा है कि वो पीयर टू पीयर है, फिर हम उसको क्लाइंट या सर्वर का नाम नहीं देंगे। देखो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको भी देख लूं। सर, हाउ इज पॉसिबल क्लाइंट कैसा प्रोवाइड करता है? क्लाइंट क्लाइंट कैसे प्रोवाइड करता है, अभी बात करते हैं जी। क्लाइंट हसन कैसे प्रोवाइड करता है? सो इट इज ट्रांसमीटर। ओके, ओके। इट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू सर्वर फॉर आईपी एड्रेस, सो इट इज ए ट्रांसमीटर। नहीं, आप दोनों चीजों को साथ साथ यहाँ पे, ओके, साथ जो है वो मिक्स कर रहे हैं। ट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने कहा जो सिग्नल भेजे, अब हमने यहाँ सिग्नल भेजा का, सिग्नल में रिक्वेस्ट भी हो सकती है और फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्ट भी हो सकती है। इसलिए जब हम ट्रांसमीटर की बात कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली फिजिकल लेयर की बात कर रहे होते हैं और हम ये नहीं देखते कि क्या भेज रहे हो, बस भेजने वाला जो है वो ट्रांसमीटर है और जो उस सिग्नल को रिसीव करता है वो रिसीवर है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब अगर लागू तौर पे ये ट्रांसमीटर भी किसी होस्ट का हिस्सा है, ये एक होस्ट है, उसका एक हिस्सा जो है वो ट्रांसमीटर है। अब ट्रांसमीटर के अलावा भी उसमें बहुत कुछ है होस्ट के अंदर। अब उसके अंदर एक चीज ये भी है कि एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे। अब एप्लीकेशन का काम ये होता है कि या तो वो कोई रिक्वेस्ट करती है या कोई रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है।
जैसे मैंने भी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दी कि ये मेरा होस्ट है, यानी मेरा लैपटॉप है जिसको मैं होस्ट कह रहा हूं। अब इसके अंदर एक एप्लीकेशन है जो कि आईपी मांगती है। अब इसने कैसे मांगना है? लाजमी तौर पर इसने ट्रांसमीटर को कहना है कि ट्रांसमीटर साहब ये मेरा मैसेज बाहर निकाल दो, तो ट्रांसमीटर साहब बाहर निकाल देंगे। अब किसी दूसरी मशीन का रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा। अब ये एक अलग होस्ट है जिसमें एक एप्लीकेशन है अगेन जो कि आईपी देती है, ये आईपी प्रोवाइड करती है। और ये इसने इस एप्लीकेशन ने आईपी आईपी रिक्वेस्ट की, यानी मांगी। तो ये पूरा का ये एप्लीकेशन बन गई क्लाइंट, और ये एप्लीकेशन बन गई, यानी 1 नंबर एप्लीकेशन, कलर चेंज कर देता हूं, 1 नंबर एप्लीकेशन बन गई क्लाइंट और 2 नंबर एप्लीकेशन बन गई सर्वर। अब सात को समझ आई कि नहीं आई? और ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में फर्क भी समझ आया कि नहीं आया? जी आयशा। सात को समझ आ गया है। व्हाट अबाउट आयशा? क्योंकि आयशा ने पहले क्वेश्चन ये किया, या हसन ने किया शायद। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? क्लाइंट कैसा प्रोवाइड करता है? कैसा प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड तो नहीं करता, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है। यानी लाजमी तौर पे उसके अंदर एक कोड लिखते हैं आप, जिस कोड के जरिए वो आपको आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने कई प्रोग्राम लिखे होंगे। तो उस प्रोग्राम हर प्रोग्राम का अपना एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर कोई ये मांगे कि भाई मुझे आईपी दो, तो उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे ये मांगने वाली एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये क्लाइंट एप्लीकेशन। आप क्लियर हो गया हसन को? जी। ये नेटवर्क जो है उससे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बना लें, लाइक एक मिनट का है, उसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बना लें। ओके, पहले मैं इस यहाँ से दो क्वेश्चंस को और फिर आपके क्वेश्चन को भी लेता हूँ। हसन को समझ आ गई, आयशा को भी समझ आ गई, तो यहाँ तो हम क्लोज कर गए। आप कह ये रही हैं कि अब आपने जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक आप उसको क्वेश्चन ये पूछा, मशल नहीं, कि क्या ये मुमकिन है कि एक नेटवर्क है जो कि पीयर टू पीयर है, हम उसको क्लाइंट सर्वर बना दें? तो आप पहली बात तो ये कि हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एक आसानी से बनने वाला नेटवर्क है। अब मुझे आपका क्वेश्चन में थोड़ी सी वो नजर आ रहा है, यानी क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे। शायद आप ये कहना चाह रही हैं अगर कि क्या उसी हार्डवेयर को या उसी एप्लीकेशन को मैं जिसको मैं पीयर टू पीयर के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी अब वो प्योरली क्लाइंट सर्वर बन जाए। ठीक है, तो जवाब है नो। वजह यह कि उसके लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे सर्वर अभी हमने कहा 24/7 एक मशीन है, उसको आपने एक कंप्लीट 24 आवर्स का बैकअप भी देना है। आपने वो मशीन को बड़ी पावरफुल भी रखना है क्योंकि उसने हजारों लोगों को सर्व करना है। ऐसा ही है ना? अब अगर एक मिसाल तो मेरा मशीन है जिसको मैंने आपको कहा कि ये मेरा लैपटॉप है जिसको मैं पीयर टू पीयर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब जब ये होगा तो किसी को हेल्प कर देगा। लेकिन जब ये बंद करना चाहूं तो ये कोई मुझे नहीं कह सकता कि मत बंद करो। उस चीज और फिर ये कि वो चीज फिर मुझे किसी एक सर्वर पे रखनी पड़ेगी। अब तो जिस मशीन पे भी तुम रख दो वहां से आपको मिल जाएगा। तो दोनों की थिंकिंग जो है, फिलॉसफी जो है वो डिफरेंट है। एक की फिलॉसफी है पीयर टू पीयर की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर मशल जो है वो किसी अपने क्लास फेलो के साथ बात कर लेती है कि जी ये 4 चैप्टर तुम पढ़ो और 4 चैप्टर मैं पढ़ती हूँ, अगले 4 चैप्टर तुम मुझे पहले 4 चैप्टर समझा देना और मैं तुम्हें आखिरी 4 चैप्टर समझा दूंगी। अब ये एक तरीका है। लेकिन आपका सवाल ये क्या ये टीचर से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन टीचर के लिए आपको कुछ मसाइल से गुजरना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उससे टाइम लेना पड़ेगा, आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्त को तो आप ये नहीं कर रही, अपने क्लास फेलो के साथ तो आप ये भी वो नहीं कर रहे। आप रात को 2 बजे भी कहें कि जी हम उठेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, नोबडी स्टॉप्स यू। आप आधा घंटा पढ़ने के बाद कहें बस अभी नहीं करते, घंटे के बाद खाने के बाद दोबारा करेंगे, टीचर को आप ये नहीं कह सकती
यानी सर्वर को आप ये नहीं कह सकती। तो बाद जगहों पे क्लाइंट सर्वर हमें ज्यादा सूट करता है तो हम वो उस क्लाइंट सर्वर पे जाते हैं। जैसे मिसाल मैंने अभी आपको दी कि डीएनएस है तो अब वो क्लाइंट सर्वर में नहीं चलेगा। क्लाइंट सर्वर इसलिए कि उसको हर वक्त जिंदा होना उसका जरूरी है। डीएनएस से उसको हर वक्त जिंदा होना जरूरी है कि आपके यूआरएल्स को कन्वर्ट करे आईपी में। लेकिन आपकी एक फाइल है, विंडो की फाइल है, आप कहते हैं कि जी जब मैं ऑन हूं तो मैं दूसरों को दे दूं, लेकिन मैं ऑफ करूं तो कोई और उसको दे दे। तो लेकिन सर्वर तो वो एक ही है दुनिया में, फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड है। जी दोबारा रिपीट करता हूं, सवाल आपने जैसे किया, मैं वर्ड की फाइल खोल लेता हूं। जी मशा, तो आप तवज्जो दें। एक सिनेरियो मैं यहां पे ये बनाता हूं कि एक सिनेरियो मैं बनाता हूं पीयर टू पीयर का, और एक तरफ मैं बनाता हूं क्लाइंट सर्वर मॉडल का, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन समझ आ जाए। जनाब आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने आपको कहा था कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे लेट करें कि 1 मिलियन कंप्यूटर्स हैं जिन पे एक खास सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने एग्जांपल के तौर पे विंडोज 11 कह दिया, वो इसके पास है। अब मशल उठी सुबह और उसको भी विंडो 11 की जरूरत थी, तो उसने एक सर्च दी तो पता चला कि इसके पास है। तो आपने इससे ये लेना शुरू कर दिया। आपने 1 घंटा तक इस्तेमाल किया और लेट करें कि आपने 25% हासिल कर ली। फिर उसके बाद इसने बंद कर दिया। तो आप इसको नहीं कह सकते क्यों बंद किया है, मैं तो डाउनलोड कर रही थी, नहीं कह सकते। यानी ये आपका कोई ऐसा, ये आपका दोस्त है, पीयर है ना, आप दोनों एक दूसरे के पीयर हैं। तो आप ये किसी को भी बंद करके चला गया, हो सकता है कि उस वक्त ये कंप्यूटर ऑन हो गया हो और इसके बाद भी विंडो 11 मौजूद हो, तो आप यहां से लेना शुरू कर देंगी। मिसाल के तौर पे कुछ देर के बाद ये दोनों बंद करके चले गए और आपके पास 35% इसका आ गया है। अब इस साहब ने मांगना शुरू किया कि मुझे भी विंडो 11 चाहिए। आपने कहा मेरे पास है, मुझसे लेना शुरू कर दो। कुछ देर के बाद ये कंप्यूटर दोबारा अप हो गया, तो इसने इसको भी देना शुरू कर दिया और आपको भी देना शुरू कर दिया। तो आप यहां से ले रहे हो और यहां पे आगे दे रहे हो। तो ये किस किस्म का एक सिनेरियो है। जबकि क्लाइंट सर्वर में आप हमेशा उस एप्लीकेशन के लिए क्लाइंट ही रहेंगे, यानी कि रिक्वेस्टर ही रहेंगे, और दूसरा जो आपको देने वाला है वो हमेशा सर्वर यानी कि रिक्वेस्ट को फुलफिल करने वाला, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने वाला ही रहेगा, प्रोवाइडर जिसे क्या है, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये हमेशा आप इसको रिक्वेस्ट करेंगी और ये आपको रिप्लाई में चीजें देता रहेगा। तो ये एक अलग मॉडल है। इसके लिए लाजमी तौर पे इसको दुनिया के मिलियंस यूज कर रहे हैं लोग, तो इसको एक पावरफुल मशीन होना जरूरी। इसको आप बैकअप भी देंगे कि पावर इसमें ना जाए। यहां तो देखिए खुद बंद कर दिया, पावर तो नहीं गई थी, उसने खुद बंद कर दिया। फिर भी आप इसको नहीं रोक सकते, पावर जाए तो फिर भी नहीं कह सकते कि नहीं जी यूपीएस लगाओ ना। मैंने ये कहा क्लाइंट सर, इस क्लाइंट सर्वर में कह रहे हो, ओके। मैंने ये कभी नहीं कहा कि क्लाइंट भी सर्वर हो सकता है। मैंने ये कहा कि अगर ये क्लाइंट है, क्लाइंट नंबर 1 C1 लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं C2, यानी कि एक और एप्लीकेशन है जो कि कुछ और मांगती है। मिसाल के तौर पे ये आईपी मांगती है, ये मांगती है कि जनाब मैं तुम्हें यूआरएल दूं तो मुझे आईपी दो। ये एक दूसरी एप्लीकेशन हो गई, मान रहे हो ना। ये एक तीसरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक तीसरी एप्लीकेशन है जो कि सर्वर की एप्लीकेशन है। यहां पे आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। क्या इंस्टॉल किया हुआ है? तो अब देखिए ये दो एप्लीकेशन जब मांगेगी तो यहां पे मैं इसलिए तो कहा कि मशीन को मत कहो कि ये क्लाइंट है कि सर्वर है, वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर C1 मांगेगी तो हम कहेंगे ये क्लाइंट है, C2 मांगेगा तो हम कहेंगे ये क्लाइंट है। लेकिन जब S1 देगा तो हम कहेंगे ये सर्वर है। तो इसलिए हार्डवेयर के साथ इसको मत बांधो, उसके जो एप्लीकेशन है उसको जाके देखो।
अब क्लियर हमजा? आपका भी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? ओके, लेट मी गो फर्दर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो क्लाइंट सर्वर भी हमने समझ लिया, पिछली क्लास में भी समझने की कोशिश की थी, तो अच्छी बात है कि हमें समझ आ रही है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जी, अब हम देखना ये चाहते हैं कि, तो हमने फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी भी समझ गए, तो ये भी अच्छी बात है। अब हम देखना चाहते हैं कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्यों जी, कुछ दुश्वारी, कंफ्यूजन? ओके, तो हम टाइप ऑफ नेटवर्क्स में देखना ये चाहते हैं कि ये स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है, जैसे फ्यू इंचेस पे एक नेटवर्क जो कि लेट करें 1 फीट का सारा नेटवर्क है, दो, क्योंकि अभी हमने नेटवर्क की डेफिनेशन ये की कि एक भेजे दूसरा रिसीव करे, तो बस ये एक नेटवर्क है। तो इट कैन बी अ बॉडी एरिया नेटवर्क। मिसाल के तौर पे दो सेंसर्स हैं आपकी बॉडी पे अटैच्ड हैं, जो कि कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं और दूसरे को भेज रहे हैं, दैट इज ए नेटवर्क। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप में से कोई ऐसा है जिसने आज तक ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई भी। तो ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि मोस्टली एक ही कमरे के अंदर दो डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेट करवा देता है। फिर इसके बाद इससे बड़ा अगर हम करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, जबकि ब्लूटूथ तो आपको पता है वायरलेस ही है। इसी तरह वायर्ड में इसकी एग्जांपल है ईथरनेट। क्या एग्जांपल है? ईथरनेट। और वायरलेस में इसकी एग्जांपल है वाईफाई, जिसको आप WLAN भी कहते हैं। फिर इससे बड़ा नेटवर्क जो कि कहला सकता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे आप पिशावर यूनिवर्सिटी का एक पूरा ग्रेटर कैंपस है, तो अब ये पूरे पिशावर यूनिवर्सिटी को भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को भी, खैबर में कॉलेज को भी, मेडिकल कॉलेज को भी, एग्रीकल्चर को भी अगर मिलाता है, तो डैट में बी कॉल्ड एज ए कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर इससे भी बड़ा है, जो कि पूरे शहर को कवर कर रहा है, बड़े टाउन को कवर कर रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, तो वी मे कॉल इट ए मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसको? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारा इस कोर्स में जो इम्फेसिस है वो इन दो कोर्सेज पे है, जिनको मैं ग्रीन से, लैन पे और वैन, ये हमारे दो मेजर इम्फेसिस। जी हमजा, कोई क्वेश्चन? एनीवन फ्रॉम हियर? दानियाल, कोई क्वेश्चन? किसको जी? जी, कैन का मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस का मतलब ये होता है एरिया नेटवर्क, और मैन का है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब दोनों में फर्क ये है कि ये पूरी सिटी को या पूरे कैंपस, सॉरी सिटी को या पूरे डिस्ट्रिक्ट को फॉर एग्जांपल कवर करता है। यानी पिशावर डिस्ट्रिक्ट का है ये नेटवर्क है। इसका मतलब आप पिशावर से, डिस्ट्रिक्ट से निकल कर नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में चले गए तो ये आपको कम्युनिकेशन नहीं देगा, ये सिर्फ आपको पूरे पिशावर के अंदर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके मुकाबले में कैंपस एरिया नेटवर्क, तो इस वक्त भी आप कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का तल्लक में भी पिशावर यूनिवर्सिटी से है, कुछ का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, कुछ का यूईटी से है। तो अगर ऐसा कोई नेटवर्क जो कि तीनों जगहों पे एग्जिस्ट करता है, यानी जहां भी आप जाते हैं आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। अब क्लियर है?
क्लियर एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं जी फिर। ओके, अब हम इसको यूं भी ले सकते हैं। तो एनीहाउ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे हमारे पास आ, आमना मौजूद है, आमना कोई एग्जांपल दोगी किसी वैन की? जी, वाइड एरिया नेटवर्क, वो तो उसका एब्रिविएशन को आपने फुल फॉर्म लिख दिया ना, कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसा नेटवर्क जो कि वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पे आपने कभी देखा हो या इस्तेमाल किया हो। इंटरनेट, वेरी नाइस एग्जांपल, इंटरनेट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपकी सेलुलर नेटवर्क, हर रोज आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपकी एक और एग्जांपल आपके पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, फिक्स लाइन टेलीफोनी। स्टारलिंक जो है वो मीडियम है जो कि पीएसटीएन के अंदर ही आ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तीनों एग्जांपल्स अच्छी एग्जांपल्स हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स की। तो इसका मतलब है कि हमारी हमारी जो अप्रोच है इस कोर्स में, वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम ए लैंड एंड गोइंग टू दी इंटरनेट। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारा जो सफर है वो कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा। और इससे ऊपर आगे तो कुछ है नहीं कि हम आगे सफर की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि वैन इज अ वैन। क्लियर हो गया एवरीवन? नाइस। अब हम इसको यूं भी देख सकते हैं एक और तरीके से, नेटवर्क के साइज के मुताबिक, कि जी एक स्मॉल होम है जैसे आपका घर, तो वहां भी एक नेटवर्क है, विच इज अगेन ए लैन, विच इज अगेन ए लैन। आपके घर में 4 6 8 10 डिवाइसेज हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह एक और एग्जांपल है सोहो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ये नॉर्मली जैसे आपको इस फिगर में भी नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ, आप जैसे स्किलफुल लोगों के लिए किसी ऑफिस में आप बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है 20 लोग हों, एक पूरा फ्लोर हो, 3 4 कमरे हो, वट एवर। तो इसका एक नेटवर्क है विच इज कॉल्ड एज द स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। फिर एक मीडियम साइज नेटवर्क जो कि में भी पूरी की पूरी बिल्डिंग है उसको कवर कर रही है, तो आप कह सकते हैं 3 4 फ्लोर हैं, तो दैट में बी कॉल्ड एज ए मीडियम नेटवर्क। एंड फाइनली जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक तक, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स तक आप पहुंचे हुए हैं। क्लियर एवरीवन? ओके ओके, तो हमने कहा कि जो हमारे इस कोर्स में हमारी जो अप्रोच है वो लैंड से स्टार्ट होगी और वैन पे खत्म हो जाएगी। तो अब ये, लेकिन ये याद रखें कि यही लैन आपस में मिलके वैन बना रहे हैं, वैन कोई अलग दुनिया नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं इस लैन का हिस्सा हूं, मैं इस लैन का हिस्सा हूं, सिस्को एडमिन, मैं इस लैन का हिस्सा हूं। ये एक लैन है, वायरलेस लैन है, क्योंकि आपको कोई तार मेरे पास नजर नहीं आ रही, तो ये वायर्ड नहीं है, वायरलेस है। तो मैं वाईफाई, लेकिन मैं इसके जरिए, कई स्टूडेंट मेरे कहीं कहीं पे होंगे, मैं उनके साथ भी कनेक्टेड हूं। इसका मतलब मेरा ये लैन कम्युनिकेट कर रहा है वैन के साथ। समझ आ रही है ना? तो और अगर आप ये एग्जांपल ले लें कि जनाब यहाँ पे हमारे पास जितने भी यूजर इस वक्त फिजिकली नहीं बल्कि ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो किसी का घर ये है जिसको आप ब्रांच कह लें, किसी का घर जो है वो ये है होम ऑफिस कह लें। तो इन ऑफिस को, इन मुख्तलिफ लैंड्स को एक जो आपस में मिला रहा है, विच इज द इंटरनेट, एंड इन दिस वे द होल वन, दिस वन बिकम्स द वैन। तो लैंड्स को आपस में मिलाने वाला वैन, एंड देन दिस लैंड बिकम आल्सो पार्ट ऑफ ए वैन। क्लियर हो गया? इसलिए वो कहता है कि टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क आर दी लैन एंड वैन। वेरी नाइस जी। देयर इज ए क्वेश्चन हियर। जी, फोन लाइन ना कहीं, पूरा फोन का सिस्टम, लाइन जब आप कह देंगे तो वो मीडियम बन जाएगा। सैटेलाइट आप कह देंगे आयशा तो एक मीडियम है, एक वायरलेस मीडियम है। सिर्फ फोन लाइन आपको कम्युनिकेट नहीं करवा सकती, पूरा का पूरा सिस्टम होगा जो कि मिलके वो वैन बनेगा। इस तरह सैटेलाइट सिर्फ आपको एक मीडियम है, लेकिन पूरा सिस्टम जब उसके साथ मिल जाएगा तो देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ ए वैन।
ठीक है, ओके नाइस, इसमें पूछते नहीं, अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ, जब लैन है तो किसको साइज उसका स्मॉल होगा। जब साइज स्मॉल होगा तो जैसे देखे ना, इवन मैं कहता हूँ यूईटी, मैं कहता हूँ तकरीबन 10,000 यहाँ पे नोड्स हैं, लेकिन वैन के मुकाबले में तो नहीं है। वैन में तो 20 बिलियंस 22 बिलियन है तकरीबन, तो कहाँ बिलियंस और कहाँ थाउजेंड्स। तो यही बता रहा है कि लैन और वैन में जो फर्क है, एक उनका साइज का। अब मिसाल के तौर पे यूटी का नेटवर्क है तो इस पूरी इस बिल्डिंग को या साथ एक दो तीन बिल्डिंग जो है उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ उसने। इवन वो मेरे घर को भी कनेक्ट नहीं कर रहा, इवन जो घर हॉस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के हैं उनको भी कनेक्ट नहीं कर रहा। तो लैन इज अ लैन, स्मॉल एरिया, उसके जो यूजर्स हैं वो भी कम होंगे और वो कम सर्विसेज, कहता है नंबर एंड टाइप ऑफ सर्विसेज भी अवेलेबल कम होंगी, वैन में ज्यादा है। इसी तरह वो कहता है कि जी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। मिसाल के तौर पे मेरा ये नेटवर्क है एक लैन जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसका नाम आपने देखा कि सिस्को एडमन है, सिस्को एडमन। इसकी एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये कमरा है। इवन आप स्टेयर से नीचे चले जाएं तो सिस्को एडमन नजर नहीं आएगा। तो ये इसका छोटा सा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लैन का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, लेकिन अगर ये वैन है तो फिर तो आप अमेरिका में भी चले जाएं तो आपको मिलेगा, अब जर्मनी चले जाएं आपको मिलेगा, आप फ्रांस चले जाएं आपको मिलेगा, चाइना चले जाएं आपको मिलेगा। क्लियर है हुआ? ओके, ओके। अब एक ब्रीफ कंपैरिजन कि जी लैन क्या करता है, लिमिटेड एरिया को कवर करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये मेरा सिस्को एडमिन, इस कमरे से लेके ज्यादा से ज्यादातर इस आखिर दीवार तक चले जाओगे तो काम करेगा, स्टेयर से नीचे उतरते हो तो कुछ भी नहीं है। तो लिमिटेड एरिया। जबकि इसका वैन का मतलब, इसमें भी मैंने इससे पहले बताया, वैन बनता किससे, इंटरकनेक्टेड लैंस को ही आप आपस में इकट्ठा करते हो, कोई और नेटवर्क नहीं ला रहे हो। और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूरा मुल्क भी हो सकता है, पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, पूरी वर्ल्ड भी हो सकता है। इसी तरह हमने यहां पे कहा कि आपका अगर लैन है, मिसाल के तौर पे इस लैन में कोई खराबी आ जाती है तो ठीक कौन करेगा, लाजमी तौर पे इसका मालिक, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां यही वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेड बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिस्को एडमिन अगर खराब होता है तो डीसीएसई ने इसको ठीक करना है। हम अमेरिका में से किसी को नहीं कहेंगे कि आओ इसको ठीक करो। जबकि अगर आपका वैन है वो तो मुख्तलिफ ममालिक में है, मुख्तलिफ लोकेशन पे है, एक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो मल्टीपल इसको लोग एडमिनिस्टर करेंगे, मुख्तलिफ कंपनीज मिलके, हर एक कंपनी अपने अपने को ठीक करेगी। फिर हमने कहा कि जी जो लैन है इट प्रोवाइड यू हाई स्पीड बैंडविड्थ। इसको बल्कि दो चीजें कहें, हाई स्पीड इज वन थिंग एंड बैंडविड्थ इज अ डिफरेंट थिंग। तो इट हैज ए हाई बैंडविड्थ, हाई स्पीड। वैन्स में समवेयर इट माइट हैव ए स्लोअर लिंक्स एज वेल, जिसकी वजह से ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन बाद जगहों पे ये इट कैन बी फास्टर देन द लैंड्स। मिसाल के तौर पे आपके लैंड्स आज जो अच्छे से अच्छा लैन है डेट इज इन गीगाबिट्स, लेकिन आपके अच्छे से अच्छा लिंक जो है जो कि उसमें मौजूद है, इंटरनेट में मौजूद है, ऑप्टिकल लिंक्स, दे मे गेट टेराबिट्स। तो कहाँ गीगा और कहाँ टेरा, 1000 टाइम फास्टर। मशल इज कंफ्यूज्ड, कहाँ पे, जो जो अभी फिलहाल का आपने बता दिया क्या बता दिया? प्लेन पर जो बोलो, डरो क्यों? डरती किससे हो? नहीं सर, मतलब अभी जो आपने बात की ना बैंडविड्थ जी जी, की और speed की, इसकी connection। ओके। सवाल ये पूछा गया कि ये आपने कहा, लिखने वाले ने तो लिखा कि हाई स्पीड बैंडविड्थ, तो लग रहा है कि वो एक ही चीज है। मैंने कहा ये एक चीज नहीं है। हाई स्पीड जो होता है, इसका हाई स्पीड का मतलब होता है कैपेसिटी, स्पीड का मतलब होता है कैपेसिटी। ये कित और इसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में, यानी कितने बिट ये एक सेकंड में ले जा सकता है, इस चीज को कहते हैं स्पीड या कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मेरा
ये स्विच है और ये लिंक मेरा 100 मेगाबिट पर सेकंड का है, 100 मेगाबिट पर सेकंड का है, तो ये इसकी कैपेसिटी है। समझ आ रही? लेकिन अगर ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज को इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। मिसाल के तौर पे आपकी वॉइस है, अगर आपकी वॉइस को मैं कैप्चर कर लूं और हवाले कर दूं मैटलैब के, और वो मुझे बताए कि मशल की आवाज में कम से कम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, हर्ट्स कह रहा हूं, इसलिए याद रखो बैंडविड्थ इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्ज इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस, ओके। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी आपकी वॉइस में पता चला कि 500 है, और ज्यादा से ज्यादा में पता चला कि 10K है, 10,000 है। तो इस 10,000 माइनस 500, 10,000 minus 500, which become 9,500. So this 9,500 hertz will be called as your band. अब भी नहीं clear? Now this bandwidth, is utilized. This bandwidth is utilized to carry these bits. इसलिए कंप्यूटर साइंस के लोग इन दोनों को मिला देते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलाता, क्योंकि ये दो आपने देखा कि जब यूनिट डिफरेंट हैं तो फिर दोनों चीजें सेम कैसे हो सकती हैं? क्यों हमजा? जी दानियाल, नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही तो ये वक्त है, क्योंकि आगे जाते जाएंगे तो लाजमी तौर पे जब मैं इन टर्म्स को फिर यूज करूंगा और एज्यूम करूंगा कि आपको आती हैं, तो आपने तो उसको अभी समझ नहीं आई तो आप उसको छोड़ रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। क्यों फातिमा? फिर फातिमा ने जाके कंप्यूटर साइंस में जब क्लासेस लेनी है तो वहां पे भी अपने अपने टीचर को यही बातें बतानी होंगी, तो अगर वहां ना बता सके तो फिर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि जी वहां से पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जी It is mentioned that SEP typically provides slower speed. फिर इसको mention नहीं करते। हम कहते हैं कि 18 में होते हैं, normally जल्दी है। फिर इन slower क्यों mention? मैंने ये कहा क्योंकि जो स्पीड होती है, मिसाल के तौर पे जेंटलमैन देखिए कि अगर यहां पे एक, मैं अभी रोड की एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे एक 10 लेन का रोड है, 10 लेन, समझते बड़ा फास्टर पाथ है, लेकिन इसके आगे एक लेन का रोड है यहां पे, और फिर आगे फिर 10 लेन फिर है। Clear हो गया? क्लियर हो गया? तो दिस बिकम द बॉटलनेक। तो इसलिए बाद जगहों पे तो आपको टेरा भी मिल रहा है, बाकी बाद जगहों पे आपको मेगा भी मिल रहा है, लेकिन मेगा विल हैव ए इफेक्ट ऑन द टेरा, गाड़ियां रुक जाएंगी। समझ आ गई ना? गुड जी। और किसी का क्वेश्चन? स्पेशली इस क्लास का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कि यहाँ सीनियर्स भी हैं और यहाँ जूनियर्स भी हैं, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर वाले भी हैं और यहाँ पे 8th सेमेस्टर वाले भी हैं, तो जी फर्स्ट वाले भी हैं। तो इन चीजों को देखते हुए फर्स्ट वालों को ये नहीं करना कि अगर 8 वाले को एक चीज समझ आ रही है तो मुझे तो नहीं आ रही, मैं तो पूछूं ना, और 8 वाला ये ना समझे कि भाई मैंने पूछा तो बेइज्जती हो जाएगी, फर्स्ट वाला कहेगा भाई इसने 7 सेमेस्टर में क्या किया है, तो आपने ये भी नहीं कहना। तो आपने आपने पीयर बन के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं आप लोग, तो मल्टीपल, बल्कि आपकी क्लास में तो शायद इतना नहीं है, इसके बाद जब मैं 2:15 क्लास लेता हूं उसमें ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम इज फ्रॉम यूएई, तो वो वहां पे काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज पे, तो वो जब क्वेश्चंस करते हैं तो मैं जूनियर्स को कहता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ सुनो इनके सवाल, क्योंकि ये सवाल कल आपने भी भुगतने हैं, तो सीख लो आज इनको। तो इसलिए आप लोग इस चीज पर मत जाएं, जैसे क्लासरूम में भी आप माशाल्लाह जाके बैठते हैं और टीचर को ये खूब वो करवाते हैं कि जी हमने कुछ नहीं पूछना, हमें पहले से सब कुछ आता है। ठीक है, ओके। तो अगर नहीं पूछते तो मैं आगे चलता हूं जी। फिर हमने कहा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन,
जो हमारा इंटरनेट है, जो कि अभी हमने देखा कि लैंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग वैन, यानी वैन के जरिए, यानी से ये वैन है, इस वैन का काम क्या है कि ये हमारे में मुख्तलिफ लैंड्स को आपस में जोड़ देता है. एंड वैन्स यूज कॉपर वायर्स, it here uses the optical fiber cables, and it may also use the wireless. कहीं पे कॉपर होगी, कहीं पे फाइबर होगा, कहीं पे वायरलेस होगा, कुछ भी हो सकता है. जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल लेते हैं. मैं और मेरे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन मुझे इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप तवज्जो दें तो मुझसे लेके यहाँ पे एक्सेस रूटर लगा हुआ है जिसका नाम सिस्को एडमिन है, वहां तक मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? एयर, यानी वायरलेस. अब एयर एज ए मीडियम, बिल्कुल ठीक कहा आपने. फिर उस एयर से उससे आगे कॉपर के जरिए इस बॉक्स तक जा रहा है. इस दरवाजे के पास एक डेटा बॉक्स लगा हुआ है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन छत के जरिए में अंदर अंदर से केबल कॉपर गई हुई है. फिर अगर इस स्विच को जाके देखो तो यहां से फाइबर के जरिए आगे गया हुआ है. इसके मतलब तीनों चीजें यहाँ पे इस कमरे में इस्तेमाल की गई हुई हैं, वायरलेस भी, कॉपर भी और फाइबर भी. समझ आ रही? अब ये एक और बात भी याद रखो कि इंटरनेट जो है वो किसी एक की मलकियत नहीं है. अमेरिका सुपर पावर तो जरूर है, चाइना सुपर पावर तो जरूर है, लेकिन वो इंटरनेट के मालिक नहीं. तो ये वो कह रहे थे, इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप और ए कंट्री, नहीं, और ए कॉन्टिनेंट, नो. कहता है द फॉलोइंग ग्रुप्स वर डेवलप्ड टू हेल्प मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ दी. तो डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज बनाई गई जिनका काम यह है कि वो इस इंटरनेट को मेंटेन करें, डेवलप करें, डेवलप करने में मदद दें, लेकिन मालिक कोई भी नहीं. जैसे मिसाल के तौर पे आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसी तरह अयाना, और अयाना का ये पार्टनर है आई कैन, इसी तरह आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. तो इनका काम यह है कि ये हेल्प करते हैं ओके, तो इनका काम है कि ये हेल्प करते हैं हमें कि किस तरह हम इस इंटरनेट को आगे लेके चलें. अब एक तीन चीजें यहां पे और बतानी है आज की क्लास खत्म करने से पहले. सबसे पहली टर्म है इंट्रानेट. इंट्रानेट. दूसरा है एक्स्ट्रानेट, और आखिरी है इंटरनेट. याद रखो कि ये तीनों के तीनों वैन हैं, वैन की के ये हिस्सा हैं. अब आप कहेंगे इंट्रानेट किसे कहते हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एग्जांपल ये देता हूं कि मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के मालिक हैं, और उस कंपनी का एक ऑफिस जो है वो लेट करें कि बर्लिन में है, यानी जर्मनी में है. दूसरा ऑफिस उनका फॉर एग्जांपल बार्सिलोना में है, यानी स्पेन में है. तीसरा ऑफिस उनका दुबई यानी यूएई में है, और चौथा ऑफिस उनका इस्लामाबाद में है. लाजमी तौर पे ये, बल्कि एक न्यूयॉर्क में भी रख लें. अब अगर आप यहां पे देखें तो ये यूएस एक अलग कॉन्टिनेंट, ये दोनों यूरोप, ये एशिया, और ये भी एशिया. तीन तीन कॉन्टिनेंट में आपके ऑफिस हैं. अब लाजमी तौर पे आप चाहते हैं कि भाई हमारा आपस में एक दूसरे से कनेक्शन हो, तो आप आपस में एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो दिस, और बाहर से कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आपकी कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी इस नेटवर्क को. तो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट. इंट्रानेट. समझ आ रही कि आपने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो कहीं भी, लाजमी नहीं कि एक ही मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में हो, इवन एक ही कॉन्टिनेंट में, एक जापान में है, एक दिल्ली में है, एक इस्लामाबाद में है. आपने एक एक नेटवर्क बना दिया जिसको सिर्फ आपकी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंट्रानेट. लेकिन आपको पता चला, मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि सीमेंस कंपनी है जिसका ये नेटवर्क है,
अब सीमेंस के पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूजर्स हैं। यूजर से मुराद बड़ी कंपनी जैसे पीटीसीएल, जैसे मिसाल के तौर पे यूफोन, जैसे वतीन, जैसे नयाटेल, ये इसके सब्सक्राइबर्स हैं। किसके? सीमेंस के, यानी सीमेंस का इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब इस कंपनी को ख्याल आया कि इन इनको भी हम अपने नेटवर्क को एक्सेस करने की इजाजत, इन रेड वालों को भी इजाजत दे देते हैं। तो जब इनको इजाजत मिल गई तो अब हम इसको इंट्रा नहीं, अब दो मुख्तलिफ कंपनीज इसका हिस्सा बन गई, लेकिन आम आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, दानियाल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मशल भी नहीं कर सकती। तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे ये एक्स्ट्रा नेट हो गया है। क्या हो गया? एक्स्ट्रा नेट। और अगर आप पूरी दुनिया को दे दें, हर कोई इसको इस्तेमाल करे, जो कि आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी इंटरनेट। तो तीनों में फर्क समझ आ गई? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन ओके। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि इन टर्मिनोलॉजीज को इंट्रानेट है तो एक वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है टू ए सिंगल कंपनी। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए, देख लिखा हुआ है कंपनी ओनली, कंपनी ओनली। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब आपको नजर आ रहा होगा, कंपनी ओनली। फिर हमने कहा कि हमने कंपनी के साथ साथ, प्लीज जी अपना माइक बंद रखिए, अपने सप्लायर, हेलो जी, तो आपने अपने सप्लायर को, कस्टमर्स को, कैलिब्रेटर्स को भी हिस्सा दे दिया, तो कंपनी ओनली नहीं रहा। तो अब देखो साइज बढ़ गया है, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा नेट। और अगर आपने कहा नहीं, ऑल द होल वर्ल्ड, सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ सप्लायर्स नहीं, सिर्फ कस्टमर्स नहीं, एवरीवन, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरनेट। समझ आ गई तीनों में डिफरेंस? गुड। तीनों वैन है जी, मैंने कहा तीनों के ऊपर मैंने वैन लिखा कि अब पूरी दुनिया है, तो इसको मतलब कोई शक ही नहीं है कि पूरी इसमें सारी दुनिया शामिल है। जब मैंने कहा कि जी आपके इन ममालिक में मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जर्मन टेलीकॉम है, जर्मन जीटी है, यहाँ पे आपका AT&T है, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने अपने साथ इजाजत दे दी है। तो अब ये आपका क्या बन गया? एक्स्ट्रा नेट, लेकिन है तो वैन। इसी तरह आपने किसी को भी नहीं दिया, सिर्फ मेरी कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी, दैट इज एन इंटरनेट। क्लियर? ओके ओके जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको मैं ब्रीफ सिर्फ कर देता हूं, कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। कि जनाब, एक तरफ हमारे जिसको हम कह सकते हैं सब्सक्राइबर ऑफिस, या सब्सक्राइबर ऑफिस का मतलब क्या है यहां मेरा, ये भी क्लियर होना चाहिए। सब्सक्राइबर ऑफिस से मतलब है जहां जहां हमारे कस्टमर्स हैं, उनके, चाहे वो घर है, चाहे दुकान है, चाहे बिजनेस है, कुछ भी है, हम उसको सब ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑफिस। तो अगर आपका एक तरफ सब ऑफिस हैं और दूसरी तरफ लाजमी तौर पे आपके प्रोवाइडर्स हैं, क्या है? प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर को हम आईएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दोनों के दरमियान में, सब ऑफिस और सब्सक्राइबर प्रोवाइडर के दरमियान में लाजमी तौर पे एक नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क को कहते हैं एक्सेस नेटवर्क। क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क। इस एक्सेस नेटवर्क के जरिए हमें क्या मिलता है? इंटरनेट कनेक्शन। अब सवाल यह है कि हमें ये जो इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है, यहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है या हो रही है? ठीक है, कौन सी मिसाल के तौर पे, वन ऑफ द एग्जांपल में भी, आज भी आप में से कुछ लोगों के घर में डीएसएल लगा हो, आज भी आप मिसाल के तौर पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं।
हो सकता है आप में से कुछ लोग पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ना चाहेंगे, हम इस टॉपिक में ये पढ़ना चाहेंगे कि जो हमारे स्मॉल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन। और हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे लार्ज इंटरप्राइजेज हैं वो कौन कौन सी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करती हैं फॉर टू गेट द इंटरनेट कनेक्शन। एंड बाय इंटरनेट कनेक्शन आई मीन ए कनेक्शन फ्रॉम द आईएसपी टू द सब ऑफिस। नाउ दिस सब ऑफिस कैन बी योर होम, जैसे मैंने कहा, इट कैन बी योर बिजनेस प्लेस, इट मे बी सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो ये है, इसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि सब ऑफिस खुद ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, लाजमी तौर पे इट हैज टू टेक द सर्विसेज फ्रॉम ए सर्विस प्रोवाइडर। इज इट क्लियर वन? तो हम यहां पे देखना ये कल से चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आगाज करूंगा स्मॉल यूजर के लिए, और मैं बात करूंगा मॉडेम की, कि आगाज हुआ था इस तरह कि एक मॉडेम के जरिए हम कनेक्ट होते थे आईएसपी के साथ। फिर एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपके ज़हन में हो, कल हम स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि हमने ये पढ़ रहे हैं। फिर हमने इस मॉडेम को छोड़ के हम इसके अलावा इवन हम केबल नेटवर्क को भी इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम डीएसएल को भी, जिसको एडीएसएल कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम आज भी कर रहे हैं। कई लोग आप में से कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आज भी पीटीसीएल जो आपको देता है वो है वो एडीएसएल आपको अभी भी कई जगहों पे देता है। अभी इसको रोकता हूं। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम बात करेंगे कि आप पॉन यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि आप पॉन के बजाय जी पॉन की बात भी करेंगे, जो पीटीसीएल पाकिस्तान में दे रहा है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे ऑन की। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि स्मॉल यूजर्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पे मोबाइल डेटा, मोबाइल जी, क्लियर। फिर हम देखना चाहेंगे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, क्योंकि उनको छोटा डेटा नहीं चाहिए होता, उनको सबसे चीज इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी चाहिए होती है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या तो लीज लाइन इस्तेमाल करती हुई आपको मिलेंगी, या वो आपको एसडीएसएल, डीएसएल या वीडीएसएल इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। वो आपको सैटेलाइट यूज करते हुए भी मिल सकते हैं। समझ आ रही है? तो हम इन चीजों को कल की क्लास में इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है। आमना तो यहीं पे है, आयशा, हसन, साद, मामून, रहमान, महमूद, कोई क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर के बारे में, कोई क्वेरी? तो मेरे पास 2 क्वेश्चंस, 2 चैट में समथिंग है। तो पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, कल इसको पढ़ेंगे। इट इज ए पॉन मींस पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। क्यों इसको पैसिव कहते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। नो सर, ओके जी। तो ये तो हो गया मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर मैं फर्स्ट रो से पूछूं, फर्स्ट रो में इसको कह रहा हूं, ओके थैंक यू साथ। मैं इस रो को फर्स्ट कह रहा हूं, कॉलम को, दिस इज नॉट अ रो, दिस इज अ कॉलम। तो इस कॉलम में कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉलम? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉलम? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट कॉलम? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट रो? नो? तो चलिए जी, आई स्टॉप हियर एंड होपफुली कि आप घर में जाकर इसको पढ़ेंगे और कल आएंगे तो हम इसको आगे लेकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।